देखिए, एक स्टूडेंट हैं और वो पढ़ते हुए उन्हें एक चीज़ एनकाउंटर हुई, परेशान कर रही थी और ये वैसे भी चर्चा होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक क्या ये सिमिलर हैं या इनमें कोई अंतर है? अंतर है तो क्या अंतर है? ये उनके मन में आया सवाल। अमूमन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इंटरचेंजेबली भी इसे यूज़ कर जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए, और समझने की कोशिश नहीं करते कि इनके बुनियादी अंतर क्या हैं। हम कोशिश करेंगे इसे सरल भाषा में एड्रेस करने की, आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए। डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, सबसे पहले तो ये एग्जिस्टेंस में आए उसके लिए हम कुछ चर्चा करते हैं। वो चर्चा क्या है? देखो, मेन एलिमेंट ये है कि ये दोनों ही इस बात से जुड़ी हुए टर्म्स हैं कि शक्ति किसके पास है, शक्ति किसके पास है, पावर किसके पास है। जब मैं शक्ति की, पावर की बात कर रहा हूं तो सवाल उठा अथॉरिटी किसके पास है। अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, रूल रेगुलेशंस बनाने की, आप इसे लॉ मान लो, तो रूल रेगुलेशंस बनाना, मेकिंग, उनको एग्जीक्यूट करने की, उन्हें क्रियान्वित करने की, ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की। एग्जीक्यूशन को आप इम्प्लीमेंटेशन से जोड़ लो, और उन्हें लागू कराने की, मतलब अगर कोई उन्हें ना माने तो मनवाना उनसे, एनफोर्समेंट, इसे लागू करना कहते हैं। तो शक्ति किसके पास है, मतलब अथॉरिटी किसके पास है नियम कानून बनाने की, उन नियम कानूनों को एग्जीक्यूट करने की, नियम कानूनों को लागू कराने की। सवाल आता है कि इतने ज़रूरी क्यों हैं ये नियम कानून, हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं सीधे, जब हमने डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बात की। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है एग्जिस्टेंस में, नियम कानून का महत्व समझ लेते हैं हम। देखिए, सपोज करिए कि ये 4 इंडिविजुअल्स हैं, आप इन्हें पीपल कहिए, लोग हैं ये। अब मेन कहानी ये है कि ये, जब मैंने इन्हें कहा कि ये 4 इंडिविजुअल्स हैं, तो आप इन 4 इंडिविजुअल्स को कैसे देखते हैं? ये आप इन्हें क्या जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखेंगे, तो आप इन्हें मेल फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। और जब आपने इन्हें जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में देखा, मेल और फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में देख ही लिया, तो फिर सिंपल सी कहानी है कि मेल एंड फीमेल की अपनी डिफरेंट नीड्स हो सकती हैं, स्पेसिफिक नीड्स हो सकती हैं, तो यहाँ अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं। सिंपल यहाँ पर हम अगर बात करें तो हो सकता है उनकी अपनी स्पेसिफिक, हम आगे अभी नहीं बढ़ेंगे, हम उनकी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं, जो प्रकृति ने उनकी बनतर बनाई है उसके हिसाब से उनकी अपनी ज़रूरतें हो सकती हैं। तो अगर हम उन बायोलॉजिकल नीड्स की बात करें तो कौन डिसाइड करेगा कि किसकी क्या नीड है? हु विल डिसाइड कि किसकी क्या नीड्स हैं? हु विल डिसाइड कि किसकी नीड कितनी इंपॉर्टेंट है, किसकी नहीं? हु विल डिसाइड कि किसकी नीड कितनी जेन्युइन है, रेलेवेंट है, किसकी नहीं? सवाल ये पैदा हो जाता है, ये कौन तय करेगा? हु विल आइडेंटिफाई कि किसकी क्या नीड है या होनी चाहिए? और फिर उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन है वहां पे? उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें लागू पूरा करने के लिए, और उन्हें एडमिट करने के लिए कि ये नीड है, ये नीड नहीं है, ये सब कौन तय करेगा? ये सवाल इनके सामने आता है। तो ऐसे में मान लीजिए कि ये 2 इंडिविजुअल को अभी आपने सिंपली जेंडर के ही बेसिस पर इंडिविजुअल के रूप में आइडेंटिफाई किया है, इंडिविजुअल वर्ड को सिर्फ अभी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में ही समझा है। तो आपने ऐसा माना कि ये है कि जो फीमेल है उसकी एक जेन्युइन नीड है
कि उसके लिए प्रॉपर एक वॉशरूम होना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइवेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो सोसाइटी में हो सकता है, जो समाज हो, अभी हमने आना था समाज पे, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, वो सोसाइटी में ऐसे देखी जाती है कि वो इज्जत का सवाल है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑनर, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑनर। हो सकता है उसकी खुद की प्राइवेसी उतनी जरूरी ना मान रहा हो ये समाज, लेकिन वो इज्जत का सवाल है, इसलिए हम उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर उसकी प्राइवेसी पर ही ध्यान दिया जाता हो तो बाकी और मामलों में उसकी प्राइवेसी को जायज़ नहीं माना जाता है। पर क्योंकि वो इज्जत का सवाल बनी हुई है, इसलिए उसकी प्राइवेसी को इम्पोर्टेंस दी। इसकी वजह से उसके लिए वॉशरूम होना चाहिए, ये उसकी एक जायज़ नीड है। तो हो सकता है कि फ़ीमेल के लिए तो वॉशरूम का प्रबंध हो, लेकिन मेल के बारे में ये माना गया हो कि ये तो मेल है, इसको किसी से प्राइवेट होने की ज़रूरत क्या है, इसको पर्दा करने की ज़रूरत क्या है। जब भी ये जहाँ होगा महिलाओं को इससे खुद पर्दा करना है, ये उनसे पर्दा क्यों करे। तो इसके लिए ज़रूरी हो कि ये तो खुले में ही कहीं भी लग जाएंगे, कहीं भी कर लेंगे, क्या ज़रूरत है वॉशरूम की। तो ऐसे में अचानक से गाड़ी रुकी, पेट्रोल पंप पर आप उतरे, महिलाएं वॉशरूम में चली गई और आप पेट्रोल पंप की छोटी सी दीवार के पीछे चले गए, ख़त्म। और आपस में ही बातें कर रहे हैं कि हाँ बंदे ना किए, तो उधर में चल जाओ। और पेट्रोल पंप वाले से पूछ रहे हैं, मैं औरतों बाथरूम है, जो औरतें हैं गाड़ी में, उनको जाना था। वो कह रहा है औरतें हैं, औरतों का तो बाथरूम तो नहीं बनाया। अच्छा चलो अगले वो पेट्रोल पंप पे, हाँ उन्होंने बनाया, चलो आप लोग बैठो गाड़ी में। औरतों कह रहे हम आए जरा, बाथरूम की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोई शायद पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषों से पुरुषों को क्या ही खतरा है, पुरुषों को पुरुषों से क्या ही लज्जा आनी है। लेकिन महिलाओं को तो पर्दा करना ज़रूरी है, वो तो इज्जत का सवाल है। अगर किसी ने देख लिया तो इज्जत खत्म हो जानी, किसकी, पुरुष की। तो इस तरह से आपने, ये किसने तय किया कि वॉशरूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जबकि देखा जाए तो ये दोनों की ही बायोलॉजिकल नीड है बॉस। इट इज़ अ कॉल ऑफ नेचर, तो नेचर का कॉल है, दोनों को ही टॉयलेट जाना होता है। लेकिन कोई है जो ये तय कर रहा है कि किसके लिए वॉशरूम होना चाहिए, किसके नहीं। ऐसे में हो सकता है कि एक समय बीत जाए जब आपको ये संघर्ष करना पड़े कि इतने नियम हम ही पे लागू क्यों किए जा रहे हैं, इन्हें खुला क्यों छोड़ा हुआ है, इन पर भी नियम लागू किए जाएं। लेकिन यही समाज ऐसी भी व्यवस्था कर सकता है कि उन्हीं महिलाओं की डिग्निटी को हार्म होने दें, ये कह के कि घर में शौच नहीं बनाना है क्योंकि इससे घर अपवित्र हो जाता है, जाओ खेतों में जाओ। तो घर में शौच नहीं बनाना है, खेतों में जाओ। और खेतों में जब वो जा रही हैं तो हो सकता है कि उनकी डिग्निटी वहाँ पर हार्म हो जाए, क्योंकि अब सही में उनकी अपनी प्राइवेसी की बात है। अब वो अपनी प्राइवेसी के लिए लड़ रही हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है। तो तब गांव वाले या गांव समाज, पंचायत ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ज़्यादा मत बोलिए, आपको बोलने का इतना अधिकार नहीं है, घरों में शौच नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके लिए एक फ़िल्म भी बनी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। तो और हमारे देश में तो ओपन डेफेकेशन ख़त्म करने के लिए, खुले में शौच ख़त्म करने के लिए यहाँ तक कैंपेन चलाए गए कि ये महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है, ओपन शौच ख़त्म करो, खुले में शौच नहीं करना। इसका मतलब लंबे समय तक महिलाओं का सम्मान आहत हुआ है खुले में शौच के कारण। तो इतने लंबे समय तक ये कौन सा समाज था जिसने महिलाओं के लिए इसे जायज़ ही नहीं समझा कि घर में शौच होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि इंडिविजुअल सिर्फ अभी मेल फीमेल के लेवल पे ही खड़ा किया और बात अभी एक बायोलॉजिकल नीड की है। कैसे सोसाइटी घुस गई अंदर, कैसे उस सोसाइटी के डिफरेंटली एसोसिएटेड कल्चर, कस्टम, मैनर एंटर कर गए, कैसे ये चीज़ एंटर कर गई कि सोसाइटी को डोमिनेट कौन कर रहा है, मेल या फीमेल। सोसाइटी की आइडियोलॉजी, माइंडसेट क्या है, पैट्रियार्कल, पितृ प्रधान समाज है या मैट्रियार्कल है, मातृ प्रधान है। तो ये बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम बात करते हैं शक्ति किसके पास है, माने अथॉरिटी किसके पास है, किस बात की अथॉरिटी, कि नियम कानून
कौन बनाएगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन इन्फोर्स करेगा? और आप पूछते हैं सर जिंदगी नियम कानूनी थोड़ी ना है। नियम कानून से ही तो सब है, पेशाब करना तक नियम कानून से जुड़ा है। सोसाइटी में एक एक डेवलपमेंट, एक एक पैसा जो लगेगा, एक एक तिनका जो हिलेगा, वो किसी ना किसी विचार से, नियम कानून से ही हिलेगा। कौन कंट्रोल कर रहा है उन्हें? तो ऐसे में हो सकता है एक लंबे समय तक सोसाइटी में शक्ति को मेल कंट्रोल कर रहा हो, और इसकी वजह से हो सकता है फीमेल खुद को डिसएम्पावर्ड फील कर रही हो। तो वर्ड यहां पे आ गया पावर। वो खुद को अशक्त, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, अशक्त, शक्ति नहीं है जिसमें, अशक्त महसूस कर रही है। अब आप उसको क्या कर रहे हैं? डिस को हटा के इस मेल की कंट्रोल से पावर को निकाल के उसके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो आप उसे डिस की जगह एम पावर कर रहे हैं। एम्पावर्ड हो गई वो, माने सशक्त हो गई। असक्त से सशक्त करना, सशक्तिकरण, सशक्त करना। डिसएम्पावर्ड थी, एम्पावर्ड किया। और इसके लिए आपने मुहिम क्या चलाई? बाथरूम्स, टॉयलेट्स, ये भी एक तरीका है। जैसे स्कूल में ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बढ़े, इसके लिए व्यवस्था की कि स्कूल में टॉयलेट होना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल्स सेपरेट टॉयलेट चाहिए। तो ये हमारे देश में एक लंबी मुहिम चली है कि स्कूल्स में गर्ल अटेंडेंस बढ़ाने के लिए सेपरेट टॉयलेट्स का प्रबंध करना है, ताकि, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा समाज से जुड़ा मुद्दा है, ताकि परिवार ये बात सुनिश्चित कर सके, इंश्योर कर सके अपने अंदर कि हमारी जो बच्चियां वहाँ जाएंगी किसी तरह की इनडिग्निटी उनके साथ नहीं होने वाली। स्कूल में ही उनके लिए अलग से शौच बनाए गए हैं, वो उनमें जाएंगे। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे देश में सेपरेट टॉयलेट्स का कल्चर रहता है। तो देखिए कॉल नेचर की है, लेकिन टॉयलेट्स, पहले तो टॉयलेट्स के लिए संघर्ष है, फिर टॉयलेट्स हैं तो सेपरेट हैं, क्योंकि मामला समाज का है, मामला सम्मान का है। ये सब चीज़ों के लिए नियम कानून कौन बना रहा है? ये पावर कौन कंट्रोल कर रहा है? अथॉरिटी कौन है? मेन कहानी यहीं पर है, शक्ति किसके पास है, हर चीज़ से जुड़ी हुई। अब आप इंडिविजुअल को यहाँ सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेस पे मत देखिए, आइए इंडिविजुअल को रिलीजन के तौर पे देखते हैं। एक इंडिविजुअल का रिलीजन है हिंदू, एक इंडिविजुअल का रिलीजन है मुस्लिम, एक का सिख है, 3 अलग रिलीजन है। अब इस हिसाब से ये सवाल खड़ा होता है कि जिस भी किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, उस सोसाइटी में पावर कौन कंट्रोल कर रहा है ये डिसाइड करने की कि किस रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल्स मनाए जाएंगे, किस रिलीजन से जुड़े नहीं मनाए जाएंगे, सबसे पहला। दूसरा, किसी भी रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल्स नहीं मनाए जाएंगे। तीसरा, सभी रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल्स बराबर मनाए जाएं। 2 अलग अलग फैसले, किसी भी रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल्स नहीं होंगे, सभी रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल्स होंगे। ये 2 बातें। तीसरा, पहले केस में भी कोई तय कर रहा था कि किसी भी रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल्स नहीं होंगे, दूसरे केस में भी किसी ने तय किया कि सभी रिलीजन से जुड़े फेस्टिवल होंगे। तीसरे केस में ये तय किया कि रिलीजन्स से जुड़े फेस्टिवल्स मनाने कि नहीं मनाने वो रिलीजन और उससे जुड़े लोग ही सोचें, वही तय करें, हम किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे, रिलीजन का मामला आप पे छोड़ दिया। मतलब इंडिविजुअल सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, वो एक रिलीजन से बिलोंग करने वाली एंटिटी के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे में विचार करो, अगर शक्ति ऐसे प्रयोग में लाई जाए कि मुस्लिम रिलीजन से जुड़े हुई कस्टम कल्चर मैनर प्रैक्टिस करो, पर हिंदू और सिख रिलीजन से जुड़े हुए नहीं करो, तो ऐसे में क्या हिंदू और सिख इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लेस में मुस्लिम के बराबर पाएंगे, खुद को वहाँ देखेंगे? तो ऐसे में उनके मन में विचार ये आएगा कि हम मुस्लिम के कंपैरिजन में कमज़ोर हैं। मतलब फिर उन्हें लगेगा कि हम डिसएम्पावर्ड है, वीक है।
ऐसे में वो किस चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे? वो इस रूल को क्या कराना चाहेंगे? इसको इम्पैक्ट करना चाहेंगे। इम्पैक्ट करना मतलब इम्पैक्ट करके इसको चेंज कराना चाहेंगे। तो इम्पैक्ट करने के लिए आप किसी चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं, आपको बल चाहिए, यू नीड फोर्स, अल्टीमेटली यू नीड पावर। तो उन्हें शक्ति चाहिए, वो भी शक्ति मांग रहे हैं, तभी उसी शक्ति से वो प्रभावित कर पाएंगे फैसलों को। तो फैसलों को प्रभावित करने के लिए उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। फिर कहानी आ गई पावर की। जब तक आप उन्हें शक्ति नहीं देते हैं, जब तक आप उन्हें पावर नहीं देते हैं, वो ये फैसले प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और इन फैसलों के प्रभावित ना होने से वो अपने रिलीजन, अपने कल्चर, कस्टम, मैनर को हो सकता है एग्जीक्यूट ही ना कर पाए। ऐसे में वो खुद को किसी भी दूसरे धर्म के लोगों के मुकाबले कमज़ोर मानेंगे। उनका कस्टम, कल्चर, मैनर वैनिश होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप इन्हें किसी लैंग्वेज के तौर पे देख लीजिए, इंडिविजुअल्स को, आप इन्हें किसी कस्टमरी प्रैक्टिसेस के तौर पर देख लीजिए। तो एक इंडिविजुअल कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दे आर एग्जिस्टिंग इन मैनी फॉर्म्स, दे आर एग्जिस्टिंग विद मैनी एसोसिएशन, association with a particular language, association with a particular religion, association with a particular gender. You are associated with a gender, you are male, female. Association with a particular region. You have many associations with many different elements, जो कि ओवरऑल आपकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो कि ये सारे एलिमेंट आपकी ओवरऑल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए आपको लगता है कि ज़रूरी है। यू थिंक दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये इतनी बात समझ में आई? मैं मूल पे वापस आ जाता हूं फिर से, जहां से मैंने शुरू की थी, और वो कहानी मैंने शुरू की थी शक्ति से, पावर से, यानी कि अथॉरिटी से। अब यहां पर मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, सिंपली आंसर मी। किस किस तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, किसके लिए? सिंपल। अब सिंपल कहानी यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ये आपस में एसोसिएट तो होंगे, ये आपस में एसोसिएट होंगे, ये जुड़ेंगे आपस में, they will associate with each other। क्योंकि किसी भी रूप में इंडिविजुअल को अगर अपनी डेवलपमेंट करनी है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, इम्प्रोवाइज करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर, अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए दे हैव टू एसोसिएट विद ईच अदर, दे हैव टू फॉर्म अ ग्रुप। क्योंकि कुछ मीनिंगफुल एक्सचेंजेस होने ज़रूरी हैं। मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अपने विकास के लिए एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिसके लिए आपको पढ़ना लिखना है। मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, तो आप और मैं जुड़ गए इस कारण से। आप अकेले रहते, मैं अकेले रहता, हम दोनों अपने अपने लेवल पे कमज़ोर रहते, हम दोनों अपने अपने उस कंप्लीट डेवलपमेंट, उस डायमेंशन को अचीव ना कर पाते जो अब हम कर पा रहे हैं। मैं पढ़ाने के अपने आयाम छू ना पाता, आप अफसर बनने के आयामों को छू ना पाते, हम अपने अपने डोमेन को पकड़ ना पाते, उसके शिखर पे जा ना पाते, अगर हम जुड़ते ना आपस में। हम मने मैं शिक्षक, आप मने छात्र, छात्र और शिक्षक को जुड़ना ही होगा। आप किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ, आप सोशल मीडिया पे जुड़ो, आप किसी किताब के माया किसी शिक्षक से जुड़ो, जो वो आपकी चॉइस है। मीडियम कैन बी एनी, बट ये होना ही होगा। ये दिस एसोसिएशन इज मस्ट। आई बात समझ में? कई बार शिक्षक से नहीं जुड़ते, सीधे शिक्षाओं से जुड़े होते हैं, तो ये होना होगा। तो इस तरह से इंडिविजुअल्स को आपस में एसोसिएट होना होता है फॉर देयर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डेवलपमेंट। मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश होते हैं उनमें, और ये नहीं हो सकते हैं विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब तक नियम ना हो तब तक कोई भी एक्सचेंज इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। मैं छोटा सा एक्सचेंज ही बता देता हूँ आपको। अगर आप से किसी ने एक छोटा सा एक्सचेंज ही किया है, ₹1000 भी लिए हैं आपसे उसने, वो इस नियम के तहत लिए हैं, वहाँ पे नियम ये काम किया है
कि आप दोनों की एक दूसरे की नज़रों में एक क्रेडिबिलिटी है, आप दोनों की एक दूसरे की नज़रों में क्रेडिबिलिटी है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये क्रेडिबिलिटी इस ग्राउंड पे वर्क करती है कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हो। अगर 1000 रुपया मांगा उसने आपसे इस कॉन्फिडेंस से कि उसे ये लगता है कि आप ना नहीं करेंगे, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उसकी वर्क कर रही है, संबंध है, मर्यादा है, और आपको पता है इसे देने का नुकसान नहीं है, ये वापस करेगा। सो फेस वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, क्रेडिबिलिटी वर्क्स। ऐसे में फेथ मेन रोल प्ले कर रहा है, जिससे ये नियम बना कि लेन देन बना रहेगा। आपको पता है ये मेरा फेथ कभी नहीं तोड़ेगा, मुझे पैसा वापस करेगा टाइम पे। अगर इसने एक बार मेरा फेथ तोड़ा तो लेन देन बना नहीं रहेगा आगे। तो यहाँ पर लेन देन का जो नियम है वो विश्वास पर खड़ा है, आस्था पर खड़ा है, ये कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। और आप एक दूसरे पे फेथ इसलिए कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, आपका संबंध है, आपने एक दूसरे को प्रमाणित किया है अपने वैल्यू सिस्टम से, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, अपनी मोरालिटी से, जिसकी वजह से एक फेस वैल्यू है, यानी कि क्रेडिबिलिटी है। आपको पता है कि मान रखा जाएगा, और आप जानते हैं कि जब उसने मेरा मान रखा है तो कॉन्फिडेंस ये है कि बदले में मैंने उसका मान तोड़ना नहीं है। मान टूट जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, दोबारा नहीं मिलने। फिर हर चीज़ में कुछ नियम काम कर रहे हैं, कुछ बनाए गए हैं, कुछ हमेशा से साइलेंटली कन्वेंशनली इस सोसाइटी में है। और इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप ज़्यादा बड़ी रकम है, जैसे मान लीजिए, तो आप 2 लोगों को जानकारी में लेके देंगे पैसा, 4 लोगों को बता करके देंगे कि 2 लोग बीच में बैठा लो। यानी कि अब आप यूज़ कर रहे हैं उस पर्सन की डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी प्रेस्टीज इन द सोसाइटी। ये नियम है कि जब वो आपके पैसे नहीं देगा तो आप उन 2 लोगों को बताएंगे कि देखो मेरे साथ इसने ऐसा किया, समाज में उसकी इल पब्लिसिटी होगी। तो उस व्यक्ति की डिग्निटी, प्रेस्टीज, उसकी जो वैल्यू है सोसाइटी में, वो जब गिरने लगेगी, डिमिनिश होने लगेगी, वो चीज़ उसे कंपेल करेगी कि पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। और सोसाइटी उसे इम्पैक्ट भी कर सकती है कि आपको उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे। अगर नहीं करोगे इससे सोसाइटी में नेगेटिव मैसेज जाएगा, कोई किसी के पैसे वापस नहीं करेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके साथ जो लेन देन है वो हम भी तोड़ देंगे। इस तरह से एक नाम फैल जाता है कि आदमी पैसा मारता है, फिर उसका कट ऑफ हर तरह से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ऐसे नियम ही हैं जो कोई भी एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश कराते हैं। क्लास में नियम है, प्रोटोकॉल्स हैं जो इस एक्सचेंज को इस्टेब्लिश करा रहे हैं। विदाउट रूल एंड रेगुलेशन मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश नहीं होते। ओके, तो इस वजह से मीनिंगफुल एक्सचेंजेस हैं, तभी इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होकर के अपनी कंप्लीट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट कर पाते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स ग्रुप में आते हैं, मतलब सोसाइटी बनाते हैं। तो सोसाइटी की एक मजबूरी है रूल एंड रेगुलेशन। तो सोसाइटी को यहाँ पे अब तय करना है कि रूल एंड रेगुलेशन असल में बनाने की शक्ति, अथॉरिटी कौन है। फिर वहीं पे आ गए हम। तो अब मैं यहाँ पर सोसाइटी लिख दे रहा हूँ। तो दिस सोसाइटी ये रूल एंड रेगुलेशन से चलने वाली है। ये रूल एंड रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी और शक्ति कौन है, ये सोसाइटी को ही तय करना है। तो कई तरह के तंत्र खड़े हो जाते हैं। देयर आर मैनी सिस्टम्स जिसके तहत अथॉरिटीज़ फंक्शन करती। अथॉरिटी सिस्टम्स के साथ कैसे आती है समझो। पहला एक सिस्टम समझो आप कि आप यहाँ पर देखिए तो ये आप लगाइए कि ये राजतंत्र है। इट्स ए राजतंत्र। सिंपल, इट इज़ ए राजतंत्र। आप इसको ऐसा मान करके चलिए कि किंगडम है और वहाँ पर एक किंग है। इट्स अ किंगडम, देयर इज़ अ किंग। तो किंग इज द अथॉरिटी। हु इज द अथॉरिटी? किंग इज द अथॉरिटी। किंग ही इस सोसाइटी से जुड़े सारे रूल रेगुलेशन बनाता है, वही इसे इम्प्लीमेंट करता है और वही इसे एनफोर्स करता है। अब अल्टीमेटली ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो अपने अधीन ये सारे काम करने के लिए मल्टीपल ऑफिसेस खोल सकता है। एक ऑफिस उसने खोल दिया, ऑफिस नंबर 1, द लॉ मेकिंग ऑफिस, द लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिस। बट द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द पावर
फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द अथॉरिटी इज द किंग अल्टीमेटली. किंग विल क्रिएट द अथॉरिटीज फर्दर. किंग अपनी ताकत उन्हें डेलीगेट करेगा. किंग की ही कृपा से उन्हें शक्ति मिली है, दैट्स ऑल. किंग की विशेष के अकॉर्डिंग उन्हें वो अथॉरिटी एग्जीक्यूट करनी है. वो ऑफिस वो किंग की ही कृपा पे मेंटेन कर रहे हैं. किंग चाहेगा हटा देगा, किंग चाहेगा रख लेगा, जब किंग का मन करेगा. तो किंग के जिम्मे सब है, किंग ने अपने काम बांटे आगे फर्दर. दिस ज़्यादातर मेनली किंगडम में ये होता है. तो सोसाइटी को मेनली रेगुलेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, द किंग. तो सोसाइटी यहाँ पर सिंपली क्या है, रिसीविंग एंड पे है. सोसाइटी इज सिंपली द रिसीवर ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन फ्रॉम द किंग. वहाँ से सोसाइटी सिर्फ रिसीव कर रही है. सोसाइटी यहाँ पर आप मान लीजिए प्रजा, सब्जेक्ट, प्रजा द सब्जेक्ट, ये प्रजा है. तो प्रजा राजा की तरफ से जो आ रहा है बस उसे स्वीकार कर रही है. आई बात समझ में? तो ये राजतंत्र के तहत हो रहा है मेनली. एक तरीका ये है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेपाल में इस समय कई लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नेपाल में राजा वापस आ जाना चाहिए, नेपाल में राजतंत्र वापस आ जाना चाहिए. वो ऐसा मांग रहे हैं. वो क्या डिबेट है, डिस्कशन है, वो भी हम कभी कर लेंगे, पर ऐसा वो मांग रहे हैं. तो ऑलवेज लोग लोकतंत्र मांगे ऐसा जरूरी नहीं है, लोग राजतंत्र भी मांगने लग जाते हैं एक समय के बाद. तो ये एक सिस्टम है. सेंट्रल रोल पावर का ही है, शक्ति का ही है. तो आप सिर्फ इसको क्या कह के पुकार रहे हैं, आप इसको ऐसा पुकार रहे हैं कि देयर इज अ मोनार्की. मोनार्की है यहाँ पर. और मोनार्की कैसी हो सकती है? बिल्कुल एब्सोल्यूट मोनार्की है, पूरी एब्सोल्यूट मोनार्की है. सारे फैसले, सारी ताकत, एब्सोल्यूट पावर इज इन द हैंड ऑफ द मोनार्क, इज इन द हैंड ऑफ द किंग. इट इज एब्सोल्यूट मोनार्की. नो पावर, कुछ शेयर्ड नहीं है किसी के साथ. द होल पावर ऑफ द सोसाइटी, टेक्निकली यू हैव टू कॉल इट द स्टेट. द होल पावर ऑफ द स्टेट is under the monarch, is in the ambit of the monarch. It is absolute monarchy. Okay? क्लियर हो गई इतनी कहानी? इसको अच्छा राजा आ गया, सपोज इफ द मोनार्क इज गुड, तो वो क्या कर सकता है, उसमें बहुत कंपैशन है, उसमें बहुत दया है, अपने अंदर कंपैशन बहुत है. तो आप क्या कह देंगे उसको कि वो बहुत जन कल्याण के काम करता है. तो वो पर्सन इज हाईली बेनेवलेंट. तो ये मोनार्की बेनेवलेंट मोनार्की हो जाएगी. मोनार्क बहुत ही बेनेवलेंस की फीलिंग से चलता है, इट इज बेनेवलेंट मोनार्की. पर उसके बाद उसका आगे वंशज कोई आया, वो उतना ही क्रूर है, तो फिर मोनार्की वैसी हो जाएगी. मोनार्क किसी के भी दखल अपने फैसलों में नहीं स्वीकार करता. तो बहुत ही एब्सोल्यूट कंट्रोल है उसका पावर पे, अथॉरिटी पे. वो किसी को जगह नहीं देता कि उसके फैसलों में कोई दखल दे. रूल जो है, शासन जो है, सिर्फ उसकी इच्छा से चलता है. बहुत ही डेस्पोटिज्म बहुत हाई है, बहुत ही डेस्पोटिक है रूलर. ठीक है ना, कंप्लीट डेस्पोटिक रूल है ये. नोबडी कैन इम्पैक्ट द रूल रेगुलेशंस गिवन बाय द किंग, मोनार्क. मोनार्क इज द सोल अथॉरिटी to decide anything. Monarch is the absolute power and the praja, the subject, is simply at the receiving end. एक तरीका, एक तंत्र ये है. ऐसे में आप हमेशा किसकी कृपा पे खड़े रहते हैं? राजा की. राजा अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा, राजा बुरा है तो बुरा होने लग जाएगा. राजा को लगा तो राजा ने कर बढ़ा दिया, राजा को लगा राजा ने कर घटा दिया. राजा को लगा कर बढ़ाने से अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है तो उसने कर घटा दिया. कर घटाने से लगा कि अर्थव्यवस्था का उतना फ़ायदा भी नहीं हो रहा है और राज्य को भी कर कम आ रहा है, कर बढ़ा दो. मतलब कहीं भी कंसर्न में जनता उतनी नहीं है. राजा के राज्य से जुड़े पहलू ही इसका हिस्सा है कि राजा अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव ला रहा है. अपने स्टेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है वो ऐसे नियम बना ले कि मैं लोगों को उनकी धर्म की थोड़ी बहुत आज़ादी भी दे सकता हूँ, ताकि ज़्यादा रिवॉल्ट ना हो. तो ऐसे में आप अक्सर देखेंगे बहुत रिवॉल्ट होते थे. जगह जगह पर जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं उन्हें विरोध ही माना जाता था कि ये विरोध कर रहे हैं.
तो ऐसे विरोध की आवाज़ें आती थी और उन रिवॉल्ट को दबाना पड़ता था, उनको कर्ब करना पड़ता था, तो क्रश किया जाता था। मतलब लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं, अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं, राजा की नीतियों को क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी नहीं, राजा के नियमों की अवहेलना, मतलब कि उसका निरादर करने की, उसे ना मानने की आज़ादी नहीं। जैसा कहा गया है वैसा करिए। तो ये मोनार्की है। मोनार्की के कई कैरेक्टर होते थे। मोनार्की बेनेवलेंट भी होती है, मैंने बताया। मोनार्की बहुत ही ज़्यादा एब्सोल्यूट होती है। मोनार्की में एब्सोल्यूटिज्म कई बार कम भी हो जाता है, इस तरह से, बट ओवरऑल ये मोनार्की है। ओके, अब इसमें हम चीज़ों को थोड़ा बदल देते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वो कैसे काम करेगा? यहाँ पर हमने ये देखा कि द अथॉरिटी इज कंट्रोल्ड बाय द किंग एंड इट इज़ समवेयर रिजर्व टू द डायनेस्टी, टू द फैमिली ऑफ द किंग। अथॉरिटी इज़ हेरिडिटरी, वंशानुगत तरीके से, राजा के बाद उसका बेटा, उसके बेटा, उसका बेटा, इस तरह से राज्य की सारी शक्ति इन्हीं में चलती जा रही है। राज्य की सारी शक्ति माने सारी अथॉरिटी, सारे पद इन्हीं में जा रहे हैं। आगे ये चाहे तो किसी को दे दें, बस जो प्रक्रिया ये चुने उस प्रक्रिया के तहत किसी को दे देंगे। जब चाहेंगे उनमें अथॉरिटी वेस्ट कर देंगे, जब चाहेंगे उनसे अथॉरिटी डाइवेस्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब चाहे दे देंगे शक्ति, जब चाहे शक्ति ले लेंगे। एक मूवी है ओमकारा, बड़ी अच्छी मूवी है। सब्जेक्ट वाइज अगर एकेडमिकली देखें तो बहुत अच्छी मूवी है। ओथेलो पे बनी है, शेक्सपियर का नॉवल है ओमकारा, अजय देवगन की। उसमें सैफ अली खान भी है और उसमें ये अपने विवेक ओबरॉय भी है। जो अजय देवगन है वो बाहुबली है, यूपी की पृष्ठभूमि पर बनी है, वो बाहुबली है। नेताओं को चुनाव जिताने में उसकी बड़ी भूमिका रहती है। नसीरुद्दीन शाह मेन नेता है, नसीरुद्दीन शाह, उसका बाहुबली है अजय देवगन। अब अजय देवगन का स्टेटस थोड़ा और ऊपर हो गया है, तो अब नया बाहुबली बनना है। सैफ अली खान यानी कि लंगड़ा त्यागी को लगता है कि मैं ही बनूंगा, लेकिन ये अथॉरिटी पिछले बाहुबली पे है कि वो नया बाहुबली किसे बनाता है। वो सरप्राइजिंगली माथे पे तिलक विवेक ओबरॉय के लगा देता है, केसु फिरंगी उसका नाम है। अब विवेक ओबरॉय जब ये बन जाता है तो उसकी इन्वेस्टिचर सेरेमनी होती है, उसे जनेऊ पहनाया जाता है खास तरह से, और अजय देवगन वो देता है उसे, और ये ऐलान हो जाता है कि आज से बाहुबली केसु फिरंगी, मैंने कि विवेक ओबरॉय। थोड़ा समय आगे बढ़ता है, एक गाना चलता है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया करके, सेलिब्रेशन हो रहा होता है, केसु फिरंगी बाहुबली बना। इस दौरान विवेक ओबरॉय कुछ हरकत करता है। कोई लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, एक लड़की पर उसका धुआं उड़ाते होते हैं, विवेक ओबरॉय उन्हें पीट देता है। एक हो हल्ला सा मच जाता है। ऐसे में अजय देवगन आता है और वो ये पूछता है कि ये किसने किया हल्ला, राड़ा किसने किया? तो वो विवेक ओबरॉय कहता है, लोग कहते इसने किया। कहते क्यों किया? कहता ये धुआं उड़ा रहा था, ऐसे कर रहा था। कहता तो क्यों किया, हल्ला क्यों किया? मैं था ना अभी। कहता ये ऐसा कर रहा था तो मैंने ऐसा किया, मैं बाहुबली हूँ। तो कहता बाहुबली होने का घना मान हो गया तुझे। उसका जनेऊ खींच लेता है, ताकत ले लेता है। कहता जा एंजॉय कर, मैंने बनाया था, मैंने ख़त्म कर दिया, चल निकल, अब नहीं है तू बाहुबली। सो द थिंग इज कि हमने ही दी ताकत, हमने ही ले ली। हमें लगा हमने दे दी, हमें लगा हमने ले ली। कोई रीजनिंग नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मामलात नहीं, है ना, कुछ नहीं, बस खत्म। कुछ ऐसा सा होता है एब्सोल्यूटिज्म में, मोनार्की में, ताकत सारी आपके पास है। ये मोनार्की में भी होता है, कई बार मोनार्की नहीं है पर एब्सोल्यूटिज्म है, तो उसमें भी यही होता है। ओके, आई बात समझ में? ये कैसा लग रहा है आपको सुन के? अच्छा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए सिस्टम? आपको नहीं लगा कि कोई बात तो सुननी चाहिए थी? वो जो धुआं उड़ा रहा था और वो जो उस मूवी में जो लड़की का कैरेक्टर है, बिपाशा बसु वहाँ उस गाने में थी, उसको एलर्जी है उससे, तो उसको सांस की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ऐसे में विवेक ओबरॉय ने तो उसको 2-3 बार समझाया कि यहाँ मत पी प्लीज़, उधर जाके पी। वो हट ही नहीं रहा, वो शैतानी कर रहा है। ऐसे में उसने उसको मारा। अजय देवगन ने तो कुछ सुना ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं सुना। उसने तो आते सीधे ही उसका वो थ्रेड ले लिया कि चल निकल, आज से तू बाहुबली नहीं। आप होते उस जगह पे तो कैसा महसूस करते? ठगा सा महसूस करते कि ये क्या है,
कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। ये कोई नियम कानून है कि नहीं? कोई जंगल का कानून है क्या? आप ऐसा ही महसूस करते आए हजारों सालों तक, आपने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आप इस सिस्टम को बदलेंगे। अब एक चीज और बता दूं कि ये एक मोनार्क है। कई बार ऐसा होता है, एक नहीं 5, 7, 10 लोग, 10 मोनार्क मिलके, 10 राजा मिलकर के एक संगठन बना लेते हैं, और तो वो लोग अथॉरिटी कंट्रोल करते हैं। वो ओलिगार्की कहलाता है। इट इज ओलिगार्की। कि एक आदमी फैसला ले, इससे बढ़िया 10 लोग फैसला लें, 10 एक जैसे लोग फैसला ले, ज़्यादा अकल, ज़्यादा मत का प्रयोग होगा। फिर एक का फैसला काफ़ी ऑटोक्रेटिक हो सकता है, पर 10 फैसले लेंगे तो शायद फैसला ऑटोक्रेटिक ना हो। बट यहाँ पर भी मैं बता दूँ, बात जनता तक नहीं आई अभी भी, ये ओलिगार्की है। भारत में BC पीरियड के दौरान, समवेयर अराउंड द पीरियड ऑफ द बुद्धा एंड द जैन, देयर वर ओलिगार्कीज इन इंडिया, जिन्हें रिपब्लिक्स कहा गया है। दे वर नॉट ट्रू रिपब्लिक्स। वो सच में रिपब्लिक्स नहीं थी, सही में वो गणराज्य नहीं थे। वो एक तरह की ओलिगार्कीज थी, इस तरह की। सच में क्यों नहीं थी रिपब्लिक अभी समझ आ जाएगा, पर ओलिगार्कीज थी। तो ये भी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है। पावर सब में ना होकर के क्लोजली एसोसिएटेड मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो पावर यहां पर 1 से निकल के 10 में चली गई, बट अभी भी सब में नहीं गई। और कुछ भी करके मैं पावर सब में ले जाऊंगा, बस यही मेरा उद्देश्य है। अभी लेके जाएंगे हम, पर आप मांगेंगे जब चीख चीख के, तभी लेके जाऊंगा। और आप मांगेंगे, ये मैं गारंटी करता हूं, लेक्चर आगे बढ़ते बढ़ते। ओके, इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आपके मन में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिस इज नॉट द सिस्टम, तो फिर एक सिस्टम और हो सकता है। अब मोनार्क वहीं पर बैठा है, मोनार्क वहीं पर है, और मोनार्क ने बोला कि ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम यू वांट। तो आपने कहा कि नहीं, लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। हम तय करेंगे कि हमारे लिए नियम कानून कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, और कौन उन नियम कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, कौन इन्फोर्स करेगा। वी विल डिसाइड, तो वी हैव टू डिसाइड। यहां पर बात आई कि ठीक है, आप डिसाइड करिए कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे में ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये सोसाइटी के मेंबर ही ये तय करें कि नियम कानून कौन बनाएगा। तो सवाल है कि कौन बनाएगा। तो मतलब कुछ पर्सन्स, कौन डिसाइड कर रहा है? सोसाइटी डिसाइड कर रही है। सोसाइटी माने यहाँ पर लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो नियम कानून बनाएंगे। वो यही लोग डिसाइड कर रहे हैं। दे आर डिसाइडिंग देम अबाउट देम। वो लोग भी फर्दर इन्हीं में से जा रहे हैं, वो लोग इन्हीं से बिलोंग कर रहे हैं। वो लोग जो नियम कानून बनाएंगे वो इन्हीं का हिस्सा है। आई बात समझ में? तो नियम कानून कौन बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये सब ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका क्या हो सकता है, इसको कैसे आप अपना सकते हैं? इसको ऐसे अपना सकते हैं कि लोग हैं, एक साथ आए, और लोगों ने, सोसाइटी ने आकर के ये कहा कि हम कुछ लोगों को चुन रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। तो सवाल ये है कि हम चुनेंगे, हम, तो सवाल आ गया कि द रिप्रेजेंटेटिव बाय अस, तो वर्ड बाय आ जाएगा यहां पे, है ना। रिप्रेजेंटेटिव हम ही में से चुने जाएंगे, हम तो चुनेंगे ही, पर वो हमारे में से ही होंगे। ऑफ अस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, हम ही में से होंगे ना, हमारे द्वारा चुने जाएंगे, हम ही में से होंगे। क्लियर? और हमारे ही लिए काम करेंगे, हमारे द्वारा चुने जाएंगे, हम ही से चुने जाएंगे, हमारे ही लिए चुने जाएंगे, फॉर अस। ये तो बात होगी रिप्रेजेंटेटिव वाली। कई बार जरूरत नहीं पड़ती है रिप्रेजेंटेटिव चुनने की, जनता सीधे ही ये काम कर सकती है।
जनता सीधे ही काम कर सकती, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुने, फिर वही कहानी, रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन बनाने, उन्हें इंप्लीमेंट करने और एनफोर्स करने के लिए, सिंपल ना, इसी के लिए रिप्रेजेंट चुने। और इन्हीं 3 ऑर्गन्स को आप सरकार कहते हो, गवर्नमेंट। रूल रेगुलेशन बनाना आप सब जानते हैं, उसका काम लॉ मेकिंग बॉडीज करती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, द लेजिस्लेचर्स। रूल रेगुलेशन इंप्लीमेंट करना काम सरकारें करती हैं, द एग्जीक्यूटिव। रूल रेगुलेशंस एनफोर्स करना काम जुडिशरी करती है, न्यायालय, अदालतें। तो एक तरह से सरकार हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाई जाएगी, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव भी हम ही लोगों में से होंगे, और वो सरकार हम ही लोगों के लिए काम करेगी। तो हम सरकार के नुमाइंदे चुनेंगे, वो नुमाइंदे हम ही लोगों में से ही होंगे, और वो नुमाइंदे हमारे लिए काम करेंगे। इस तरह से सरकार चलेगी, द गवर्नमेंट। मतलब मुद्दे की कहानी रूल एंड रेगुलेशन। दूसरी तरफ जरूरी नहीं है कि ये रिप्रेजेंटेटिव के वाया करना है हमने, हम सीधे भी ये कर सकते हैं, ये सीधे भी हो सकता है। तो नियम कानून हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा नहीं बनाएंगे, हम सीधे ही बना लेंगे। जैसे आपने ये देखा होगा कहाँ पर होता है, पंचायतों में। पंचायतों में आप सब जब जाते हैं तो आप सब ग्राम सभा का हिस्सा हैं, तो अब आपके रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना ग्राम सभा में जाते हैं, आप सीधे जाते हैं ग्राम सभा में ना। जिस भी किसी गांव की ग्राम सभा है, आप सबकी उम्र अगर 18 साल उससे ज़्यादा है, आप सब सीधे उसमें जाते हो ना, आप सब अपनी ज़रूरतें सीधे बताते हो ना, आप सबको जो चाहिए वहाँ सीधे बोलते हो ना, अपने लिए सीधे नियम कानून बनाते हो ना ग्राम सभा में। लेकिन स्टेटों की लेजिस्लेचर में और देश की पार्लियामेंट में आप नहीं जा सकते, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। तो जहाँ पर नियम कानून आपके रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं वो इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर नियम कानून आप सीधे बना रहे हैं वो डायरेक्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो वो 2 वर्ड आ जाते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। रूल रेगुलेशन आपने सीधे बनाए वो डायरेक्ट है, रूल रेगुलेशन आपके द्वारा चुने गए लोगों ने बनाए वो इनडायरेक्ट है। ओके, ये इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन के वाया हो गया है। यहाँ पर डायरेक्टली आप अपना काम कर रहे हैं, जैसे ग्राम सभाओं में होता है। कुछ देशों में भी ऐसा डायरेक्ट ही होता है, कुछ मुल्कों में, विश्व भर में ऐसे डायरेक्ट ही होता है। सीधे जनता से ही पूछ लिया जाता है क्या नियम कानून बनाना है बता दीजिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव से नहीं पूछा जाता। इतनी बात समझ में आई? तो ओवरऑल अब जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो शक्ति है, ऐसा लग रहा है कि वो एक व्यक्ति राजा से निकल करके लोगों में गई है, ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब जो शासन है, जो रूल है, वो एक व्यक्ति का नहीं है, जनता का है ना। डेमोक्रेसिया वर्ड का मतलब क्या है? 2 वर्ड है, डेमो माने पीपल, क्रेसिया माने रूल। जनता का शासन, लोगों का शासन, और वो हुआ यहां पर हमने अभी देखा है ना। लेकिन इसमें एक कमी है, एक खामी है। वो क्या? जब हम जनता के शासन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के शासन की बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकता है, हमने देखा जैसा ग्राम सभा में था। वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी हो सकता है, वाया योर रिप्रेजेंटेटिव। इतनी बात क्लियर हुई? लेकिन डेमोक्रेसी शब्द सिर्फ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल जब आप बात कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत यहीं पे ख़त्म हो जाती है? क्या कहानी यहीं रुक जाती है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कहानी क्यों ज़रूरी है, वो यहाँ पर समझ आएगा आपको। देखिए, भारत में, इंडिया में 26 जनवरी 1950 जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, लागू हुआ, उसके पहले 1946 में एक इलेक्शंस हुए थे, और इन इलेक्शंस के तहत जो लोग चुने गए वो लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, संविधान सभा, ये संविधान बनाते थे। यही लोग जो चुने गए उन चुनावों की मदद से, यही लोगों से कुछ लोग जुड़ करके उस समय की एक सरकार भी चला रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट।
इंटरिम गवर्नमेंट। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इलेक्शनों से चुनी गई है, इलेक्शन से चुनी गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय द पीपल थी, ऑफ द पीपल थी और फॉर द पीपल ही थी। संविधान सभा ऑफ द पीपल थी, बाय द पीपल थी और फॉर द पीपल ही थी। चुनाव इनडायरेक्ट हुए, डायरेक्ट हुए, वो एक अलग बात है, फिर चुनाव हुए थे देश भर में, जिसके तहत ये संविधान सभा बनी और इसके तहत ही कि सरकार भी एग्जिस्टेंस में आई। वही सरकार देश को इतना लंबे समय तक चला के गई, संविधान लागू होने तक वही चला रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने तक। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक, जब तक संविधान लागू नहीं हो गया था, हम गणराज्य नहीं हुए, रिपब्लिक नहीं थे। लेकिन उसके पहले एक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी तो आ गया है, देयर वाज अ डेमोक्रेसी। आप देख सकते हैं, जनता के द्वारा सरकार, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, डेमोक्रेसी का एलिमेंट तो इंट्रोड्यूस हो चुका है। इतनी बात समझ में आई। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर ही रही है, एक पॉइंट पे बात इतनी ही थी कि राजा के नियम, राजा के अपने विवेक पर खड़े हैं, अपनी सेल्फ विजडम पर खड़े हैं, डिस्क्रिशन पर खड़े हैं, जिसके तहत कभी न्याय होगा जनता के साथ, कभी अत्याचार भी हो जाएगा। पर ऐसा होना सही नहीं है। जनता की एस्पिरेशंस को जानना जरूरी है, जनता की विशेष को जानना जरूरी, जनता की विल जानना जरूरी। इसके तहत हमने अथॉरिटीज़ में जो लोग हैं, जो नियम कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंट और एनफोर्स करते हैं, वो जनता की विशेष से आने लगे, जनता से ही आने लगे, जनता के द्वारा आने लगे और जनता के लिए ही काम करने लगे। ये डेमोक्रेसी जैसा एक सिस्टम आ गया। हम बाहर आ गए किंगडम सिस्टम से, मोनार्की से हम बाहर आए हैं और एक डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम यहाँ पर हमें दिखने लगा। इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर हुआ? लेकिन क्या इतने से बात पूरी होती है? मैं अभी आपको महसूस करा देता हूं कि इतने से बात कैसे पूरी नहीं होती। ध्यान से समझो। सपोज कीजिए कि इंडिया में सिर्फ डेमोक्रेसी होती, ओनली डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आपको बात इलेक्शंस की करनी है। लोकतंत्र में इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी लोग गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे या जिन्हें आप सिंपली अथॉरिटी कह रहे हैं, ज़रूरी ये है कि वो चुने हुए हों, चुनाव के माध्यम से आए। तो इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। इसलिए जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो फॉरमोस्ट एलिमेंट जो डिस्कस होता है वो इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस के लिए आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका आप अपना सकते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और एक आप अपना सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वो अलग अलग सिस्टम अपनाइए, पर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस आर द मेन फीचर। इतनी बात क्लियर हुई? अब जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो मेन एलिमेंट, हम जब शुरू हुए थे, हमने शुरुआत इंडिविजुअल से की थी। हमने एक इंडिविजुअल से कहानी शुरू की थी। और किसी भी सिस्टम का, किसी भी तंत्र का जो मेन रोल होता है वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना होता है, सिक्योर करना होता है। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। जैसे सपोज कीजिए यू आर द इंडिविजुअल, आपको कंप्लीट फ्रीडम कब मिलेगी? जब आपको किसी भी तरह से कंपेल नहीं किया जा रहा है। कंपेल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। आपको प्रोटेक्ट और सिक्योर ना करके भी कंपेल किया जा सकता है। आपको किसी के हाथों वल्नरेबल बनाया जा सकता है। आपको किसी का शिकार बनने दिया जा सकता है। आपको कोई शिकार नहीं बना रहा, पर आपको किसी का शिकार बनने दिया। आपको कंपेल किया कि अगर सुरक्षित रहना है तो आपको इनके साथ जुड़ना ही होगा। अगर सुरक्षित रहना है तो इनकी बात माननी होगी, इनके साथ आना ही होगा। इनके साथ, किनके साथ? जैसे सपोज करिए कि कंप्लीट फ्रीडम कब होगी? कंप्लीट फ्रीडम आपको तब होगी कि हो सकता है कि जिस ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हो, कई बातों में, कई मामलों में आप उस ग्रुप से सहमति ना रखते हो, आपकी सहमति ना हो, आपका डिसेंट हो, आप उस बात से सहमत ना हो, यू हैव अ डिसेंट, मतलब आपकी अपनी एक इंडिविजुअल विल है, यू हैव योर इंडिविजुअल विल,
और आप अपनी उस विल को ग्रुप की विल के तहत दबने नहीं देना चाहते। आप नहीं चाहते आपकी उस विल पर ग्रुप की विल हावी हो जाए। समुदाय के हिस्से के रूप में एक नागरिक, उस दल का हिस्सा होने के नाते आप ये चाहते हो कि वो दल भी मेरी बात को दबाए ना। दल का काम है आपको सशक्त करना, दल का काम है आपको शक्ति देना। अगर डेमोक्रेसी को ट्रू सेंस में मैं देखूं तो आप इसको ऐसे देखिए, ये ऐसे खड़ी है, अगर एक इंडिविजुअल है यहां पर, तो ये पूरा का पूरा एक दल है, नीचे से ऊपर तक एक दल है, पूरा एक ग्रुप है पूरा। आप बात कर रहे हैं लोगों की, डेमो की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो दल है, दिस ग्रुप, दिस होल कम्युनिटी, अगर इस कम्युनिटी पर फोकस किया जाए तो नेचुरल आउटकम क्या बनती है? व्हाट इज द नेचुरल आउटकम? कि फोकस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पे ही हो रहा है बाय डिफॉल्ट ही। नेचुरली अगर पूरी कम्युनिटी पे फोकस हो रहा है, पूरे दल पे फोकस है, तो फोकस अकेले अकेले इंडिविजुअल पे हो रहा है। डेमोक्रेसी अकेले ही ये इंश्योर करने में नाकामयाब है। ये पाया गया विद्वानों के द्वारा कि डेमोक्रेसी अकेले इस चीज को इंश्योर करने में नाकामयाब है, जबकि डेमोक्रेसी आने का कारण यही था। डेमोक्रेसी आने का कारण यही था कि राजतंत्र था, समाज यानी कि प्रजा को ऐसा लगता था कि राजा प्रजा के कंसर्न्स को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई चैनल नहीं बनाया गया है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया, कोई इंस्टीट्यूशंस ही नहीं बनाया गया, कोई रूल रेगुलेशंस ही नहीं है। राजा का मन करे तो जनसभा कर लेता है, जनसभा कर लेता है, मिल लेता है, नगर भ्रमण कर लेता है, हमसे मिल लेता है, जब मन करे तो कुछ कर लेता है, शर्फियां बांट देता है, जब मन करे तो नहीं। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि सोसाइटी में कभी कोई इंडिविजुअल, कभी कोई इंडिविजुअल, कभी कोई इंडिविजुअल किसी न किसी राजा के नियमों से प्रताड़ित हुआ, दबा, कुचला गया। तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की वॉइस जुड़ी और एक सोसाइटी की वॉइस बनी। समाज की आवाज व्यक्ति व्यक्ति की आवाज से ही ना बनेगी। मेरी आवाज, इसकी आवाज, उसकी आवाज, ये इस समाज की एक आवाज बनेगी। और अगर मेरी एक आवाज भी है, मेरी एक आवाज भी है, तो मैं उसे बुलंद करके समाज में जिस जिसकी वो आवाज है उन्हें साथ लूंगा कि आओ मेरी आवाज में आवाज मिलाओ, आओ हम एक आवाज बने, इकट्ठी आवाज बने। इसलिए मशाल बनेंगे ना, एक चिंगारी, एक चिंगारी, चिंगारी, एक मशाल बनेंगे, बड़ी आवाज बनेंगे। तो आया ही सिस्टम डेमोक्रेसी का इसीलिए ही था कि सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, प्रजा के साथ न्याय होना चाहिए। कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य ऐसा कैसे हो सकता है कि उस स्टेट में जो भी पावर है, उस राज्य में जो भी शक्ति है, वो शक्ति प्रभावित उस राज्य के सब जनों को कर रही है, लेकिन वो शक्ति की अथॉरिटी किसी एक में है। प्रभावित वो सबको कर रही है, पर उसका ऑथराइज्ड पर्सन कोई एक ही है, और उसको वो अथॉरिटी मिलने का कारण क्या है? क्योंकि सिंपली वो उस राजघराने का है, क्योंकि वो राजा है या उसके बच्चे हैं। वो अथॉरिटी ऑलवेज किसी एक में होगी ही, पर वो अथॉरिटी कैसे मिली है ये भी बड़ी बात है ना। हु ऑथराइज्ड यू? तो ये वहां पर फिर पाया गया कि अगर ये राज्य स्टेट का सिस्टम है, तो ऐसे में अगर व्यक्ति उस शक्ति से प्रभावित हो रहा है तो शक्ति किसी एक में केंद्रित नहीं हो सकती, शक्ति को बांटना होगा, सब में डालना होगा, ताकि कोई भी प्रभावित ना हो शक्ति से नकारात्मक रूप में। लेकिन डेमोक्रेसी इसे सुनिश्चित कराने में नाकामयाब होने लगी, या डेमोक्रेसी का ये लैक पाया गया कि डेमोक्रेसी दल को देख पाती है, ग्रुप को देख पाती है, जिसमें ये बहुत चांसेस हैं कि दल की मोटी मोटी आवाज, बड़ी आवाज, मुखर स्वर तो डेमोक्रेसी की आवाज बन जाते हैं,
डेमोक्रेसी का स्वर बन जाते हैं, लेकिन उनके तहत जो महीन आवाज़ें हैं, कम आवाज़ें हैं, वो कुचली जाती हैं, वो दब जाती हैं। इसका इलाज क्या करें फिर? ये कैसा स्टेट बना लिया डेमोक्रेटिक स्टेट, जिसके तहत पहले किंगडम में ऑलमोस्ट इमेजिन करके ऑलमोस्ट सारी प्रजा के साथ अन्याय हो रहा था, ऐसा माना जाता है, और अब डेमोक्रेसी में बस थोड़े थोड़े लोगों के साथ होगा, ज्यादा के साथ नहीं। मतलब माइनॉरिटी विल सफर पर मेजॉरिटी विल नॉट। ऐसा सा एक्सप्रेशन नहीं बन गया कि मोटा मोटी ज्यादा लोग नहीं परेशान होंगे, पर क्योंकि उनकी तो सबकी एक आवाज मिलके, जैसे कि 20 लोग खड़े हैं और आप लोगों ने सर्वे कराया 20 लोगों में कि पहले तो करवाना ही नहीं चाहिए इसका नाटक, फिर क्यों करना। तो मैंने पार्टी देनी है आप लोगों से और मैंने आपको पूछा कि 2 चीजें हैं, रैप और बर्गर। तो मैंने पूछा कि क्या खाओगे, तो 20 में से 15 ने बोला बर्गर। एकदम से आवाज आई और मैंने कहा भाई बर्गर की आवाजें चारों तरफ से, मेजॉरिटी तो बर्गर ही मांग रही है। वो 5 जो हैं जिनको रैप खाना था, मजबूरन उन्हें भी बर्गर खाना पड़ा। पहला केस 2, उन्होंने बर्गर खाने से मना कर दिया, बैठे रहो कुछ भी मत खाओ। लेकिन वो अब इस दल का हिस्सा है, अब देयर द पार्ट ऑफ दिस दल। अब उनके पास ऑप्शंस बताओ क्या है। अब उनके पास ऑप्शंस ये है कि या तो वो इस दल में रह के, ये 3 लोग ये इस दल में रह के, बड़े दल में रह के कुचले रहे, दबे रहे, और जो मेजॉरिटी कह रही है, पूरा दल जो कह रहा है, अथॉरिटी पावर वही करवा रही है, तो आप बस वो सहो, मतलब आप उनकी कृपा पे हो। जैसे भी मेजॉरिटी ने एकदम से कहा अच्छा बर्गर खाना, रैप खाना था, आज मूड है, चल छड़ू मजे ले ले, जा खा ले रैप। उन्होंने कृपा दे दी आपको। अच्छा परसों आपने फिर रैप के लिए आवाज उठाई, उन्होंने बर्गर, उन्होंने कहा रोज रोज नहीं होने का, आज बर्गर ही खाओ, अब आज खा के दिखा एक बार। आप कह रहे हैं आज भी मैंने बर्गर रैप खाना, नहीं आज बर्गर ही खाना, रोज रोज नहीं चलनी दे रही, खा नहीं तो मत खा। मतलब आपकी विशेष, आपकी विल, आपकी एस्पिरेशंस, पहले एक व्यक्ति कंट्रोल करता था राजा, अब मेजॉरिटी कंट्रोल करने लगी दल। आपने कहा कि मैं तो तब भी रोता ही रहा राजा के लिए कि राजा बदलो, मैं तंग हूं, अब मैं रो रहा हूं। ये क्या हो गया, मेरे ही सगे संबंधी मेजॉरिटी में आके मेरा पतन करने लगे, मुझे कुचलने लगे, मुझे दबलाने लगे। इस व्यक्ति के साथ एक शब्द आ रहा है, क्या न्याय हुआ, जस्टिस हुआ? क्या ये जो पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ स्टेट है, राज्य, क्या ये इस व्यक्ति के साथ न्याय कर पाया? डेमोक्रेसी इसे एंश्योर कर लेगी? क्या डेमोक्रेसी में इतनी पावर है? क्या डेमोक्रेसी इतना फुल प्रूफ सिस्टम है? पाया गया कि बड़ी कमजोर है डेमोक्रेसी। तो 9 लोगों के द्वारा 10वें व्यक्ति की हत्या को जायज ठहराने का एक तरीका है कि 9 ने मिलकर कह दिया मारो मारो मारो, तो मार दो, हो गया न्याय। फिर क्यों चिल्लाते हो? जब कहीं भीड़ किसी को मार देती है तो आप लोग क्या कहते हैं कि गलत था, सही था, व्हाटएवर द सिचुएशन बी, हु द हेल आर यू, हु डिसाइडेड, किसने किल की, उसको मारा किसने? तो पूरी भीड़ पे पर्चा होता है। पर ऐसे अगर भीड़ें फैसला लेने लगें, मेजॉरिटियां ही फैसला लेने लगें, फिर तो आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो ऑलवेज मेजॉरिटी के साथ अलाइन हो जाओ, अपने स्वर मेजॉरिटी के साथ मिला लो, और या माइनॉरिटी कोई जुगाड़ जुगुड़ करके एक और नया दल अलग बना के अपने लिए एक नया राज्य मांग ले, स्टेट। या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तहत जीना सीख ले, उनके जैसे कस्टम कल्चर मैनर, उनकी जैसी रीति रिवाज, या वो जितना कहें कि देखिए आपको आपके त्योहार मनाने से कभी किसी ने रोका, आप कहेंगे नहीं, ऑलवेज मैं आपके त्योहार मनाता भी हूं, आप कहेंगे हाँ कितने अच्छे हैं, फिर भी तंगियां हैं आपको। तो सोच के देखिए, कल को आप त्योहार मनाना छोड़ दें, आप तो अब बड़े अच्छे हैं, कल को किसी को हमारे त्योहारों से आपत्ति होने लग जाए,
क्या तब भी हमारे पास इतना अधिकार होगा कि हम ठोक बजा के अपने त्योहार मना पाएंगे? तो जवाब आया कि मेरे जाने के बाद कोई गारंटी नहीं है। अभी तो आपके और मेजॉरिटी के बीच में खड़ा हूं, कल को मैं रहूं ना रहूं। तब आप डर जाएंगे कि ये क्या है। तो कोई कहेगा डेमोक्रेसी है बॉस, अभी मेजॉरिटी को तुम अच्छे लगते हो तो सब सही है, कल को ना लगे तो बदल जाना। वो अच्छा है इसलिए तुम ये सब कर पा रहे हो, जिस दिन उसने दिल बदल लिया तुम्हें बदलना पड़ेगा। या तो दल बदल लेना या दिल बदल लेना। तो या तो दल बदलो, बाहर निकलो, एक नया दल बनाओ, अपने लिए नए राज्य की मांग करने लग जाते हैं। फिर वो माइनॉरिटीज फिर कहती हैं कि अगर ऐसे ही मेजॉरिटी फैसले होने लगेंगे, इसे कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, कि अगर डेमोक्रेसी इतनी नीचे तक रिड्यूस हो गई है कि सिर्फ फैसला इसी आधार पर देखा जाएगा कि मेजॉरिटी ने मिलकर लिया है ना, तो ये मेजॉरिटेरियनिज्म है। नहीं रहना बॉस, यहां नहीं रहना। ऐसी डेमोक्रेसी गई भाड़ में, डेमोक्रेसी हाय हाय। और आप सोचें इस आदमी को डेमोक्रेसी से प्रॉब्लम, कितना अजीब आदमी डेमोक्रेसी की क्रिटिसिज्म कर रहा है। उसको लेना देना क्या बॉस डेमोक्रेसी से? वो तो राजतंत्र में भी तंग था, आज भी तंग है, समझो। और डेमोक्रेसी की शर्त ही है कि किसी तरह से तो कोई फैसला लेना है, और फैसला लेने के लिए जनता की राय लेनी है। जनता की राय में तो यार ऐसी परिस्थिति तो फिर तभी हो सकती है जब जनता फिर या तो एक जैसी कर दो कि एब्सोल्यूट फैसला ही आए कि सब 20 के 20 का है बर्गर, फिर या तो सर्वे ही उतने के लोगों में करा लो जो एक जैसी आवाज उठाने वाले दिखते हैं। पहला तरीका। अगर एब्सोल्यूट हामी चाहते हो कि मेजॉरिटी की वॉइस सबकी वॉइस ही हो, फिर तो सर्वे को सीमित करके मेजॉरिटी तक ही ले आओ। अच्छा, ऑप्शन 2, तब तक सर्वे मत कराओ जब तक बाकी सारे मेजॉरिटी के साथ अलाइन ना हो जाए। दबाव बनाओ, प्रभावित करो, जैसे मर्जी करके उनको मेजॉरिटी के साथ लाओ, फिर सर्वे करा लेना। लेकिन अगर एक तरफ से कह रहे हो कि खुली आवाज रखना, खुली दिल की आवाज बोलना है और मैं सर्वे कराने जा रहा हूं, फिर तो रेडी रहना पड़ेगा ये सुनने के लिए भी कि मेजॉरिटी के अलावा भी कुछ आवाजें हैं। ये रेडी कैसे रहना, दिल इतना बड़ा कैसे करना है? तो फिर यहां पे डेमोक्रेसी के इस नैरो पैसेज को एक रेंच लगा के खोला जाता है। वो रेंच रिपब्लिक का है, उसको रिपब्लिक वाला रेंच कहते हैं, जिसको जैसे जैसे घुमाएंगे डेमोक्रेसी दीवार चौड़ी हो जाती है। आई बात समझ में? यहां घुसेगी आगे रिपब्लिक, कहती मैं हूं, तुम दिक्कत मत महसूस करो। इस आदमी को रात को सपने में आई, कहती मैं रिपब्लिक बोल रही हूं, तू तंग है? कहता हाँ मैडम, देखिए राजतंत्र में मेरी बुरी हालत थी, मैं ही सबसे ज्यादा हंगामा कर रहा था। हम लोगों ने मिलकर एक नया झुंझुना बजाया डेमोक्रेसी वाला, मुझे लगा अब हो जाएगा। ये क्या हुआ कि मेरे ही भाई बंधु, मतलब वो लोग, उनका दल ज्यादा बड़ा है, अब फिर मेरी आवाज दब रही है। मेरे ही हैं पर कई मामलों में मैं उनके साथ सहमत नहीं होता। ये तो क्या दबाव है, या तो मुझे उनके साथ चलना, या तो माई वे या हाईवे। अब मैं फिर कुचला जा रहा हूं, दबा जा रहा हूं। ये क्या कहानी है? कहते समझ गए तेरी जरूरत, समझ गए हैं, घबरा मत। कहते बात ऐसी है कि तुझे भी डेमोक्रेसी ही चाहिए। तू चाहता है कि ताकत राजा से निकल के जनता के हाथ में आए। सच बोल रहे हैं? रिपब्लिक ने सपने में पूछा, कहते मैं सच बोल रही हूं? कहते सच सच, सही बात। मैं चाहता हूं, पहले तो मैं चाहता हूं अथॉरिटी मने की, सत्ता मने की ताकत राजा से निकल के पहले, एक व्यक्ति से निकल के पहले जनता में आए। कहती गुड, डन है, डन है। फिर अब जनता जो है, कहती वो तू ये मानता है कि जनता तो इंडिविजुअल कई रंगों में रंगा है, इंडिविजुअल जेंडर में भी बटा है, इंडिविजुअल की एक जेंडर आइडेंटिटी भी है, इंडिविजुअल की एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, एक कल्चरल आइडेंटिटी भी है, एक लैंग्वेज आइडेंटिटी भी है, रीजन की आइडेंटिटी है, कोई साउथ इंडिया, कोई नॉर्थ इंडिया, कोई हिमालय का, कोई पहाड़, कोई प्लेट्यू का, कोई रेगिस्तान, ऐसा भी ना? कहता हाँ मैडम। तो देखिए रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, मैनर, हिस्ट्री, हमारी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। कहते ठीक ठीक बात है, तूने पहले ओवरऑल सारी जनता में ताकत डलवाई, डेमोक्रेसी तेरी पहली इच्छा पूरी हुई ना? कहता हाँ ये तो मैंने कर दिया, मैंने उसके हाथ से राजस से ताकत लेके हम सब में बांट ली। लेकिन कहती अब बात ऐसी है कि तेरे हिस्से एक इतनी ताकत आई, उन सबके हिस्से जो ताकत आई उन्होंने ताकत पूल इन कर ली अपनी, है ना? कहता हाँ, और अब वो वाले छर्रे तेरे कहीं चला रहे हैं वो लोग। अब तू जब लड़ने जाता है, तेरे पास है एक सिंपल देसी कट्टा, सबको कट्टे मिले थे,
उन्होंने अपने अपने कट्टे मिला के बड़ी तोप बना ली है, और जब भी बात आती है कोई फैसले लेने की तो कट्टा तोप के सामने तो कहीं खड़ा है। कहता यही मैडम बात है, बस मैं तो कमज़ोर हो गया फिर से। कहती तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू ये चाहता है कि जनता में हम सब में ताकत रहे, लेकिन ऐसी ताकत बनाइए कि किसी की भी ताकत किसी दूसरे की ताकत पर हावी होके उसको एक्सप्लॉइट ना कर ले, उसको सप्रेस ना कर ले, उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब ना कर दे, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादियाँ, उसकी विकास करने की आज़ादियाँ, उसकी तरक्की के अधिकार कोई और आके ना, मतलब हम ही लोग एक दूसरे का भक्षण ना करने लग जाएं, गुटबंदियां करके, दल बना करके, रिलीजन के नाम पे कुछ लोग ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ लैंग्वेज के नाम पे ज़्यादा हो जाएंगे, कुछ रीजन के नाम पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे तो मैडम मेरे सारे डेमोक्रेटिक राइट मर जाएंगे। मैंने अपने लिए तंत्र बनाया था कि मेरे मुल्क में मैं कहीं भी फ्रीली जाऊं, तो ऐसे तो मैं पंजाब से निकल करके महाराष्ट्र जाता हूं तो वहां पर तो मराठी ज़्यादा है, महाराष्ट्रियन ज़्यादा है, मैं तो पंजाबी हूं। तो फिर ये कैसी डेमोक्रेसी हुई कि अब वहां पर क्योंकि महाराष्ट्रियन ज़्यादा है, मेरे वाले कम है, पंजाबी कम है, तो मुझे वहां चुप रहना पड़ेगा, सुन्न में बैठना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे तो हम सीमित हो गए, हमारे अधिकार सीमित हो गए। लेकिन हमने तो ये बताया था कि हम मुक्त हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। कहते समझ रहे हैं सारी बात, दिक्कत समझ गए हैं, उसको ठीक करने जा रहे हैं, अब समझो। कहते बात ऐसी है कि शक्ति तो सब में बढ़ गई है, लेकिन अब सुरक्षा लेके आएंगे। इसको कहते हैं सुरक्षा। तुम सुरक्षा मांग रहे हो, इसको कहते हैं सेफगार्ड्स। वी विल गिव यू दोज सेफगार्ड्स। ओके, कहता थैंक यू मैडम, आप कुछ समझ रही हैं, आगे बढ़िए। गणराज्य और रिपब्लिक, मैं मैडम कह के ट्रीट कर रहा हूं, आप इसे कहीं स्त्रीलिंग में ही मत पिट कर लेना। कंट्री को भी हर कहते हैं। ओके ठीक है। कहता मैडम सुरक्षा मिल गई। कहता मैडम सेफगार्ड आपने मुझे दे दिए कि मैं जो करना चाहता हूं मुझे वो करने की आज़ादी है, कोई मुझे दबाएगा कुचलेगा नहीं, ये तो आपने कर दिया मैडम, यू आर वेरी गुड। लेकिन मैडम देखिए ये भी गलत हो जाएगा कि मैं जो करना चाहता हूं मैं तो असीमित होना चाहता हूं ना, मेरिट के बेस पे। अब मुझे कोई दबा नहीं रहा है आके, कोई कुचल नहीं रहा है, मुझे कोई मार नहीं रहा है, मैं अपने रिलीजन, कस्टम, कल्चर, मैनर, लैंग्वेज सब कर रहा हूँ। लेकिन मैडम ये सब के दम पर मुझे लगता है मेरी पीक डेवलपमेंट उस पद पे बैठ के होगी। देखो ये उन लोगों के लिए रिजर्व है, ये भी तो गलत है मैडम। कहती ओके, तो अब नेक्स्ट चीज तुम्हारी ये है कि सोसाइटी में किसी तरह के प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए ना। कहता यस मैडम, प्रिविलेज लेस सोसाइटी होनी चाहिए। कहते ठीक है, प्रिविलेज लेस सोसाइटी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, देयर वुड बी नो प्रिविलेज। जनता का राज है और सारे प्रिविलेज जनता के ही हैं, उस जनता से एसोसिएटेड जाति के नहीं हैं, धर्म के नहीं हैं, भाषा के नहीं हैं, क्षेत्र के नहीं हैं, इतिहास के नहीं हैं, जनता के ही हैं। यही सुनना चाहते हो ना? कहता यस ये सही है। मतलब मैं अगर इस देश में एक भी बच जाऊं ना इस भाषा का या इस रिलीजन का, तो भी मैडम मैं वहाँ उस दफ्तर में पहुँचना चाहता हूँ, पूरी भीड़ भी मिल जाए तो मुझे रोक ना पाए, मुझे कुछ करना पाए। ताकत कुछ इस तरह से तैयार करो। कहते ऐसे ही करेंगे, इसलिए तो बोला सेफगार्ड्स, सुरक्षा देने जा रहे हैं पूरी। तो पहले सेफगार्ड से जुड़े सारे प्रोविजन लेकर के आएंगे। अच्छा, सेकंड, उन प्रोविजंस को कोई टच ना कर सके, इस तरह से उन्हें खुद सेफगार्ड्स को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा, तुम बार बार उन्हें हासिल कर सको, अपना सको, उसके लिए भी कुछ प्रोविजन बना करके जाएंगे, और इसके लिए कुछ अथॉरिटीज बना के जाएंगे, द वॉच डॉग्स ऑफ द सेफगार्ड्स। टेंशन मत लिया करो तुम, हम सपने में ही नहीं, हम हकीकत में भी आएंगे, ये होगा। कहता ठीक है मैडम, लेकिन मैडम आप चली जाएंगी तो इसके बाद आप तो एक बार बोल के चली जाएंगी, फिर कौन आएगा? कहते मैं आज आई हूं ना, कुछ दे करके जाऊंगी, जिसके बाद हमेशा वो रहेगा जब तक ये सब रहेगा तब तक। कहता ठीक है, तो वो क्या दे के जाएंगी? इन सबकी असीमित शक्तियों को बांधने का दस्तावेज, संविधान। आई विल गिव यू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन विल एम्पावर यू इन एवरी पॉसिबल मैनर so that there will be no majoritarianism in the country. Yes, there is democracy in your state. You have democratic system of the government. Yes, you have to accept this.
कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी की ही होगी ऑलवेज, ये तो मानना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट ऑफ विल बी ऑफ मेजॉरिटी पीपल, कि बट आई विल एंश्योर दैट गवर्नमेंट विल नेवर बी फॉर द मेजॉरिटी ओनली डेट्रीमेंटल टू द माइनॉरिटी। नो, दिस विल नेवर हैपन। सरकार मेजॉरिटी की होगी लेकिन सरकार सिर्फ मेजॉरिटी के लिए हो और वो माइनॉरिटी के लिए डेट्रीमेंटल हो, ऐसा नहीं होने देंगे, ये इंश्योर करके जा रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का नेगेटिव हटा दिया हमने। डेमोक्रेसी का नेगेटिव क्या था? 100 लोग आए, 100 लोगों में से 51 लोगों ने मिलकर के एक व्यक्ति चुना, मेजॉरिटी नहीं चुन लिया, और वो चुना हुआ व्यक्ति अब सिर्फ उन 51 के लिए काम करे, मेजॉरिटी के लिए, तो बाकी 49 इस डेमोक्रेसी में खुश रहेंगे। बता दो, हो गया न्याय? चलो 100 लोग आए और 100 लोगों में से 99 लोगों ने मिलकर के उस व्यक्ति को चुन लिया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी, और वो 99 लोगों के द्वारा चुना एक व्यक्ति 99 लोगों के लिए काम करे, उसे एक आदमी के लिए नहीं, और उस एक आदमी से जुड़े अधिकारों को दबा दे, कुचल दे, खत्म कर दे, तब चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक आदमी भी तो मांग कर रहा था कि राजतंत्र खत्म करो, अधिकार दो, न्याय दो। अधिकार एक का भी हनन हुआ, राज्य फेल होता है, स्टेट फेल होता है। अगर एक का भी अधिकार गया, स्टेट ऐसे नहीं वर्क करता है। द डेमोक्रेटिक स्टेट आइडियली ऐसे नहीं वर्क करना चाहिए कि मेजॉरिटी के राइट्स एंश्योर्ड है ना, बाकी जाए साइड लगे। फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों के तो हो गए ना, बाकी एक आधा मरमरा गया मेजॉरिटी के हाथों तो देखा जाएगा, या मेजॉरिटी के नियम कानून से मरमरा गया तो क्या करे यार, उसका कस्टम कल्चर मैनर बर्बाद हो गया तो हम क्या करें? फिर हाउ कैन यू से दैट यू आर अ पावरफुल स्टेट? नो, यू आर अ वेरी वीक, यू आर कॉवर्ड स्टेट। इस स्टेट को तो मेजॉरिटी ने ही धर दबोच लिया है। दिस स्टेट इज अंडर द प्रेशर ऑफ द मेजॉरिटी, दिस इज नॉट अ सुपर पावरफुल स्टेट, इट्स अ हाईली कॉवर्ड स्टेट। पहले वाला स्टेट राजघराने की मलकियत था, बपौती था, और ये नया वाला स्टेट ये मेजॉरिटी की बपौती हो गया, उसकी मलकियत हो गया। स्टेट किसी की मलकियत नहीं होता, बस ये बात आपको जाननी है। राज्य एक चीज से होता है, वो होता है राज्य धर्म। राज्य सिर्फ राज्य धर्म से चलता है, और राज्य धर्म में कतई किसी भी स्तर पर, किसी पंथ धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया है कि मानव धर्म को, मानव कल्याण को किसी भी रूप में स्थान ना दिया जाए। मानव कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए, मानव धर्म आवश्यक है, और उसमें कुछ मौलिक बिंदु हैं जिनको कोई नकार नहीं सकता। वह मौलिक बिंदु, वह मूल बिंदु, वह फंडामेंटल प्रोविजंस हमें अधिकारों के स्वरूप, राइट्स के रूप में इंश्योर कराने हैं उस स्टेट के अंदर। ये अगर होता है तो वो डेमोक्रेसी सही है, अदरवाइज नहीं। इसलिए दिस डेमोक्रेसी इज अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। वी हैव टू इंश्योर द राइट्स to each and every individual, many rights, rights of equality, rights of non-discrimination, rights of atrocities against the state. If the state is going to commit atrocity, so rights you have to execute against the state. Rights against the arbitrary arrest, rights against the exploitation, rights for the execution of your religion, custom, culture, manner, right for your life, right for your liberty, right for your protection. Only power distributed to the masses cannot do anything if you are not regulating that power with the color of humanism, with the color of justice to each and every individual in social, economic, political and cultural domain. न्याय सर्वोपरि है, और न्याय यदि एक के साथ भी नहीं हुआ है, राज्य अन्यायकारी है। न्याय सर्वोपरि है, न्याय एक के भी साथ होना जरूरी है। एक के लिए भी न्याय के लिए बलि चढ़ना जरूरी है, जो गुरु तेग बहादुर ने शिक्षा दी है। भारतीय संस्कृति यही संस्कृति है, ये रिपब्लिक होगा।
न्याय मेजॉरिटी देख के नहीं आता, जस्टिस मेजॉरिटी देख के नहीं आता। आप खड़े हैं, 10 लोग कह रहे हैं कि इसे मार दो, और आपने पूछा कि क्यों, बोला ये चोर है। आप नहीं मार सकते जब तक आप पूरी परिस्थितियां ना जांच लें, उसकी बात ना सुन लें। परिस्थितियों को जांचना और उसकी बात सुनना, ये उसके अधिकारों में जुड़ने वाली बात है। ये राइट उसको जब मिलते हैं, डेमोक्रेसी के मेजॉरिटी कह रही थी मारो मारो मारो, लेकिन आपने बोला नहीं, एक और चेक पार करना पड़ेगा, द चेक ऑफ रिपब्लिक। ये गणराज्य है, ये बहुसंख्यक राज्य नहीं है। इट इज नॉट अ मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी, इट इज अ गणराज्य। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट while deciding the question of justice, rights, entitlement. We will not simply go by the majoritarian authority or the majoritarian voices. So where democracy is limited in many areas, republic is required to do the complete justice. Not all the democracies are competent and capable enough to afford this much of republican character. It is the Indian democracy and the Indian state which ensured this much of republicanism in India, which is so costly and difficult to afford. India practicing ultimate secularism, and this is the character of republic state. India giving entitlement and rights to every individual to practice their own religion, and Indian state is there standing in front of every other community so that no community can exploit another community if that community is a minority community. Even in every community, no community can exploit their own individuals. There are community rights of religion, there are individual rights of religion as well. If the community rights of individual are there, if they are limited to the community rights, then you can call it the democracy. But when the rights are going to each and every individual in the single community and community to community, when there should be inter-community parity and intra-community parity, it is republic. एक मेजॉरिटी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती। ये कम्युनिटी में पैरिटी बनाई आपने, और एक कम्युनिटी में आप अपनी कम्युनिटी के दम पर, आपने कम्युनिटी के मेंबरों पर भी हावी नहीं हो सकते कि तू कल वहां नहीं गया, तू जुलूस में नहीं आया, तू मंदिर गुरुद्वारे नहीं गया। वो कहेगा भाई मेरी आस्था की अपनी पद्धति है, क्या हो रहा है, इसे पकड़ के टांग दो। उसी समय आप कहाँ जाएंगे, अपने अधिकारों का पर्चा लेके सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अकॉर्डिंग टू द रिपब्लिक कैरेक्टर ऑफ इंडिया, आपने उसको दबाया कैसे कि उसको यही पूजा विधि पालन करनी। हु आर यू टू टोल्ड हिम? इज दिस मेजॉरिटेरियन स्टेट? दिस इज रिपब्लिक स्टेट, ओके, दिस इज इंडिया. This is not the majority ruled state, that is brute majority or the simple majority. It is the republican democracy. So India is a democratic democracy को क्वालिफाई होना पड़ेगा रिपब्लिक पे। जब तक डेमोक्रेसी रिपब्लिक एलिमेंट पे क्वालिफाई नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, नहीं चलने का। साइड आई बात समझ में? दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अब रोज इमेजिन करना कि डेमोक्रेसी होती पर रिपब्लिक ना होती, तो क्या क्या हो जाता। जिस गांव में ब्राह्मण ही ब्राह्मण, पता करो दलित के साथ क्या हो जाता। जिस गांव में दलित ही दलित, ब्राह्मण के साथ क्या हो जाता। मेजॉरिटी ने मिलकर के माइनॉरिटी की पूजा पद्धति को बोला हटाओ, माइनॉरिटी किधर जाए। और आप कहेंगे क्यों रो रहा है? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, लोगों का राज है, लोगों का तंत्र है। इतने लोग बोल रहे हैं, मान जाओ। कई बार कई लोग मनाते हैं ना, सारे बोल रहे हैं तो मैं सारे समझा रहे हैं, इतनी ढीठ, ऐसा होता है ना। तब आप कह रहे होते हैं ना सारे समझा रहे हैं, सारे मैं मान रहे, मेरी भी तो सुन लो यार, एक सिंगल मेरी भी तो बात सुन लो। तब महसूस करो कि ये तो घर की बात है। जरा देश के लेवल पे अगर ऐसा होने लगे, मतलब मेरी वाली तो कहते हैं मेरी मेरी, मतलब सारे गलत है तू सही है, वो 10 लोग खड़े बेवकूफ़ है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना। तब आप कितना हेल्पलेस महसूस करते हैं कि यार वो सारे शैतान एक साथ हो गए हैं, 10। इन्होंने ही मिलकर के उसका टिफिन निकाला, उसका टिफिन इन्होंने ही बाहर फेंका है, नाम मेरा लगा दिया है, वो 10 शामिल थे उसमें। ऐसे में 10 बोलेंगे, 20 बोलेंगे, 50 बोलेंगे तो मैं झूठा हो गया, मतलब मुझे मौका नहीं दिया जाएगा मेरी बात रखने का। तो आप कहेंगे नहीं, बहुत जो जनता जनार्दन है, जनता ने बोल दिया
हो गया। तो यहाँ पर आप सवाल आएंगे, हु इज़ जनता? मैं जनता नहीं। तो वहाँ पर फिर आपने कहा कि अगर बात सिर्फ जन होने की है कि फैसले जन ही के दम पर होंगे, माने जितनी ज़्यादा जनता तो वही फैसले होंगे, मेरे को नहीं रहना इस जनता वाले डेमोक्रेटिक देश में जब तक आप इस जन को उन अधिकारों से, उन सेफगार्ड से, उन प्रोटेक्शन से नहीं लैस कर देते कि मुझे गण नहीं बना देते, तब तक मुझे नहीं रहना। जन के बाद गण होना जरूरी है, डेमोक्रेटिक के बाद रिपब्लिक होना जरूरी है। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटिंग द जन, रिपब्लिक रिप्रेजेंटिंग द गण। इट इज अ गणराज्य। भारत गणराज्य हुआ 26 जनवरी 1950। यह किसी ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि एक प्रधानमंत्री ने जो फैसला ले लिया वैसा होगा। प्रधानमंत्री बाउंड है संविधान के मुताबिक चलने के लिए, राष्ट्रपति बाउंड है संविधान के मुताबिक चलने के लिए। संविधान दिया है गणों ने, गणों का संविधान है, जनों का नहीं। देश में रहने वाली मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा मेजॉरिटी के लिए बनाया संविधान नहीं है, वो गणों का संविधान है, जिसमें जो संविधान के बिंदु हैं एक एक व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित कर रहा है फंडामेंटल राइट के तौर पर। ऐसे में हो सकता है स्टेट के सारे इंस्टीट्यूशन, स्टेट की सारी अथॉरिटीज, और हो सकता है स्टेट में मेजॉरिटी बैठी हो, एक ही रिलीजन या एक ही कास्ट या एक ही कल्चर की बैठी रहे। आपके फंडामेंटल राइट उस स्टेट में फुल्ली प्रोटेक्टेड है। तो रिपब्लिक इंडिविजुअल को स्टेट के अगेंस्ट सुरक्षा देने का वादा करता है, गणों को राज्य के सामने सशक्त होने का मौका देता है। रिपब्लिक इंडिविजुअल को, गणों को एक बहुसंख्यक समाज के सामने मजबूती से खड़े रहने का अवसर देता है। रिपब्लिक जन जन तक पहुंचता है अधिकार लेकर के, वो उन्हें गण बना देता है। आप सब संपूर्ण लिबर्टीज के साथ जीते हैं, यही स्वतंत्रता का असली मायने है, यही है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। When you have many liberties, liberty of your language, तो इसीलिए हमारे देश में गणराज्य का सिद्धांत है। इसलिए आर्टिकल 29-30 के तहत यह प्रोविजन है कि आप देश में एक मेजॉरिटी कम्युनिटी भी हो सकते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में अगर आपकी कम्युनिटी लिंग्विस्टिकली माइनॉरिटी है, आपको आपकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसे संविधान सुनिश्चित करता है। उसके लिए एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर है जो सीधा लिफाफा बंद रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। इस लेवल पे गणराज्य खेला गया है, इस लेवल पे कि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा भारत कैसा लोकतांत्रिक भारत है। मैं अपने बच्चे की पोस्टिंग के कारण आसाम गया, मैं एक सिख फैमिली से हूँ, पंजाबी लैंग्वेज हमारी, मैं वहाँ जा गया, मैंने अपना कल्चर, कस्टम, मैनर सब खत्म कर लिया, क्योंकि मेरे बच्चों को तो कोई उनकी भाषा में वहाँ शिक्षा ही नहीं मिली। ऐसे में अब ऑप्शन दो हैं, या तो मैं मेरे बच्चों को उस कस्टम, कल्चर, मैनर में ढालूं जो उनका है नहीं, या मैं आसाम ना जाऊं। तो इसका मतलब मैं मेरे राष्ट्र का संपूर्ण आनंद नहीं ले सकता, मैं विविध संस्कृतियों से ना मिलूं, मैं विविध क्षेत्रों में जाके ना रहूं, मेरे देश का संपूर्ण भ्रमण ना करूं। तो तब आकर के बोला, नहीं घबराओ मत, तुम जिस राज्य में हो वहां पर एक भाषा का बहुसंख्यक समाज हो सकता है, लेकिन तेरी चिंता बहुत करते, तू जन नहीं तू गण है, तेरी भी भाषा में शिक्षा दे देंगे वहीं पे, डोंट वरी अबाउट दैट। हम कभी नहीं भूलते कि हम गणराज्य हैं, हम रिपब्लिक। भारतीय संविधान ये भूलने नहीं देता कभी कि मात्र मेजॉरिटी वाले ढोल बजाने वाले लोकतंत्र नहीं, हम खोखला गणराज्य हैं, गणराज्य। ये है ताकत गणराज्य होने की। अब इमेजिन करो अगर खाली लोकतंत्र होते तो क्या होता, सिर्फ लोकतंत्र होते तो क्या सा होता। इसलिए देयर आर मेनी राइट्स प्रोटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट ओनली द राइट्स, देयर आर मेनी अदर सेफगार्ड्स एज वेल आउटसाइड द फंडामेंटल राइट्स, एंड देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस जो उन सेफगार्ड्स को इंश्योर करने के लिए बनाई है। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी बना है, ऑन शेड्यूल ट्राइब बना है, शेड्यूल कास्ट बना है, बैकवर्ड क्लास बना है, सारे वॉचडॉग बनाए हमने जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई राइट आपका हनन ना हो। और फंडामेंटल राइट के ही अंदर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर्टिकल है, यानी कि रिट पिटीशन लगाने का आर्टिकल है कि कभी भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपके अधिकार, आपके राइट्स कोई लेने जा रहा है, जैसे कि स्टेट लेने जा रहा है, जाओ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, रिट लगा लो और अपने अधिकारों को सुरक्षित करा लो। कुछ नहीं, कोई छूने का नहीं तुमको,
कोई दिक्कत नहीं। एक रिट उसमें से बताता हूँ। आप कहेंगे सर ये प्रिविलेज होता है देश में, सर कोई भी किसी भी पद पे, मैं कैसे देखूँ? एक रिट है को वारंटो। मुझे अब तक याद है यूपीए का टाइम था 2014 के इलेक्शन के पहले, सीबीआई में सीबीआई चीफ अपॉइंट किए गए थे। आप नेट पे दिखा देना, किसी ने को वारंटो लगा दी कि इनके ऊपर तो पाम ऑयल केस चल रहा था, और अगर प्रोविजन कहते हैं कि अगर ये केस चल रहा हो तो इनका कंडक्ट और मेरिट ही नहीं बनती कि ये इस ऑफिस में बैठे। ये मेरे देश का ऑफिस है, गणराज्य, भारतीय गणराज्य का ऑफिस है। ही इज नॉट मेरिटोरियस इनफ टू सिट देयर एंड हैविंग इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने इसे सही पाया और को वारंटो रिट इशू करके कहा किस वारंट के तहत आप इस ऑफिस में बैठे हैं? व्हाट वारंट? व्हाट इज योर अथॉरिटी टू सिट इन दिस ऑफिस? लीव। चलिए, सरकार से पूछा कैसे बिठा दिया? सरकार ने बोले चेंज कर देते हैं। सॉरी, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। मतलब कहते अपने घर का ऑफिस है, हैं? मतलब मेजॉरिटी की सरकार है तो कुछ भी करोगे, धूम मचाओगे, अपने फेवरेट लोगों को बैठाओगे। एक एक गण का दफ्तर है वो, कल्ले कल्ले गण का, और उनमें से एक गण ने उठ के पूछ लिया ये कि ये तो ऑफिस ही गलत ऑक्यूपाई कर रखा है इस बंदे ने। और वो एक गण जिसे सीबीआई चीफ जानता भी नहीं होगा, पता नहीं कहां से आया वो गण, और आके ऑफिस खाली करा के चला गया। सोच, मतलब इमेजिन। लेकिन अगर गणराज्य नहीं होता, ऐसे गणराज्य कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी है। ऐसे में आपने जाकर के बोला कि देखिए इस पे केस चल रहा है, ये इस दफ्तर में बैठा है, तुमको बैठना है? नहीं, मतलब ये बैठा है जो है ये गलत हो रहा है, ये तो मतलब डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में तो डेमोक्रेसी है, तुमको क्या लगता है हम गलत फैसला लेंगे? जनता ने चुना है हमें, जनता जनार्दन है, तुम जनता के खिलाफ बोल रहे हो? तुमको लगता है जनता पागल है? और बातें कर, तुमको लगता है जनता पागल है जो हमको वोट डाल के जिताई? इतना जो हमको जिताई है वो क्या है? तो आप कहेंगे अच्छा, मतलब आप वोट पा लिए हैं, मेजॉरिटी वोट मिला है, मतलब, और फिर इसीलिए आप सरकार बनाए हैं, मतलब अब आप जो कहें वो सही है। सही बात है यार, ये तो मानना पड़ेगा। तो आप बैठे सोच रहे हैं, जबरदस्त सिस्टम है यार ये तो। मतलब बस बात इतनी सी है कि पहले राजा और उसका परिवार ही मिलके सब सही गलत तय करता था, अब ज्यादा सारे लोग मिलके ये तय कर रहे हैं। मतलब मेरे दिमाग में कुछ जायज बात भी आई रखने का मौका नहीं है ना। पहली बात तो ये प्रोविजन ही नहीं होगा ऐसे कोई रिट रूट लगाने वाला। मतलब अब एक बार जब सबने मिल करके, जैसे कई वाली आप लोग भी देखते हैं, मुझे घर वालों ने मुझे पैसे दिए हैं ना, हम चारों बाहर घूमने मुझे दिए हैं ना, मैं जैसे मुझे ही अब करना है ना, तुमको क्या है ना? तो वो तो फिर बॉस हो गया, तो ऐसे ये हो गया। तो वहीं पर फिर गणराज्य का कॉन्सेप्ट आ गया कि दिस ईच एंड एवरी ऑफिस बिलोंग्स टू द स्टेट, स्टेट बिलोंग्स टू एवरी इंडिविजुअल, नॉट टू द मेजॉरिटी। वो गवर्नमेंट नाम का एक सिस्टम मेजॉरिटी से आता है, पर स्टेट मेजॉरिटी को बिलोंग नहीं करता। ये तो राज्य गण गण का है, गणराज्य है, बहुसंख्यक राज्य नहीं है बॉस। वो बात अलग है कि देश को चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी, कोई बॉडी, और वो बॉडी जो है वो हम चुनावों से ही ला पाएंगे भाई, क्योंकि लोकतंत्र है। और उसके लिए ये ठीक है कि भाई बॉडी में मेजॉरिटी से ही एक प्रोविजन रखा है। गवर्नमेंट मेजॉरिटी की है बॉस, स्टेट मेजॉरिटी का नहीं होता। स्टेट इज नॉट ऑफ मेजॉरिटी, स्टेट इज अवेलेबल टू एवरीवन। State will provide equal protection to everyone. State is run by law, not by majority, and rule of law is there. So that is why there is equality before law and equal protection of law, and state is entitled to protect everyone, and state will give protection to everyone. Everyone can approach the state. Judiciary is there to protect and guarantee your fundamental rights. Judiciary will ensure कि state आपको encroach ना कर ले, इसलिए fundamental right कहते हैं mainly state के against मिले हुए हैं. They are negative to the state. इसलिए वो गण गण का दफ्तर है तो गण ने खाली करवा लिया कि फिर ठीक नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति का दफ्तर भी गण गण का है, प्रत्येक गण पहुंच जाओ मेरिट के दम पे, वहां पे जाओ। जाति के आधार पर, धर्म, पंथ, क्षेत्र, किसी आधार पर कुछ रिजर्व नहीं है, सब गणों का है। चलो उठाओ। न जाति के आधार पर मेजॉरिटी का, न धर्म के आधार पर किसी मेजॉरिटी का, न पंथ के आधार पर किसी मेजॉरिटी का, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, सब कुछ खुला है गण का। गणों ने अपने में ताकत बांट ली है और सारे गण वहां पहुंच सकते हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सारे समान है। यह गणराज्य ना होता तो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी होती। अब आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए कि श्रीलंका में क्या हुआ? डेमोक्रेसी नहीं थी वहां, चुनाव नहीं होते थे। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, 1947 में, क्या वहां डेमोक्रेसी नहीं थी? डेमोक्रेसी थी। तो हुआ क्या असल में? तमिल लोगों के साथ क्या हुआ?
क्यों उन्होंने इतने लंबे समय तक सफरिंग्स झेली, क्यों उन्होंने विरोध दर्ज कराया? ऐसा कैसे हो गया? मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हो गया? वहां पे सिंगलियों की मेजोरिटी थी, शियर मेजोरिटेरियनिज्म विजिट किया हमने, रिजल्ट क्या है? अच्छा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक ही था, मेजोरिटेरियनिज्म कैसे हो गया? कैसे उर्दू थोप दी बंगाली लोगों पे, बांग्ला ईस्ट पाकिस्तान पे? कैसे मुजीबुर रहमान की सरकार वहां जीती है ईस्ट पाकिस्तान में, सब कुछ है, सरकार मानने को तैयार नहीं कि नहीं सरकार मानेंगे नहीं, ये बेकार है, कुछ नहीं। okay, मानने को तैयार नहीं, मतलब चुनाव हुए, हम जीते हैं, मानने को तैयार, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगता। क्यों सेना के बड़े पदों पर ईस्ट पाकिस्तान से कोई आता नहीं था? क्यों वेस्ट पाकिस्तान के ही लोगों के द्वारा सारे ईस्ट पाकिस्तान के मेन इंस्टीट्यूशंस भरे जाते थे? क्यों? क्योंकि बिग मेजॉरिटी रूल है, बस ठीक है, खत्म। गणराज्य की मांग कर रहे थे वो चीख चीख के, इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश बना दिया। इसलिए डेमोक्रेसी ही अकेले कुछ नहीं करेगी, गणराज्य बनाना होगा, यह बड़ी जरूरत है। भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यह गर्व की बात है। हम सबके द्वारा एक संविधान बनाया गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में प्रीएम्बल की शुरुआत में कहा है, वी द पीपल। हमने बनाया, किसी एक कम्युनिटी ने, किसी मेजॉरिटी ने नहीं बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चाहे एक पार्टी के मेंबर ज्यादा थे, चाहे एक क्षेत्र के ज्यादा मेंबर थे, चाहे एक पंथ धर्म के मेंबर ज्यादा थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी एक की नहीं थी। उसने सबकी वॉइसेस को रिफ्लेक्ट किया, सबके हित में बात की, सबके लिए नियम कानून बनाए हैं, इसीलिए वो गणों का संविधान है। इसलिए 26 जनवरी से भारत गणराज्य हुआ। अब वो किसी की विम्स एंड फैंसी से नहीं चलेगा, वो मेजॉरिटी सिर्फ इसलिए मेजॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, मेजॉरिटी लोग वोट डाल करके एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाते हैं, सिर्फ मेजॉरिटी तक सीमित नहीं है, गण के अधिकार सुरक्षित हैं, वो यहां पर बात करता है। इसलिए संविधान आने से हमारा जीवन बदल गया, इसलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं अपन, सब चेंज हो गया उस दिन से। अब ऐसा नहीं कि अंग्रेज चले गए और कुछ लोग आके हमें कंट्रोल करने लग जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चले गए तो यहाँ पे कोई भी भाषा, कोई भी कस्टम कल्चर मैनर, कोई भी रिलीजन हम पे थोप दिया जाएगा, नहीं। एक एक गण का ख्याल रखा जाएगा, पूछा जाएगा, उससे मांगा जाएगा कि क्या चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट। धर्म को नहीं मानना चाहते, एथीस्ट बनना चाहते हो, गण होना ये भी अधिकार है। चलो, तुमको नहीं परेशान होने देंगे, कोर्ट में जाके सिंपली बोलो। इसलिए एक लंबी लड़ाई चल रही ना। अब गण इस बात का भी अधिकार मांग रहे हैं कि समाज एक बार विचार कर ले, चिंतन कर ले कि क्या ये गणराज्य के तहत आना चाहिए ना, कि हमें समलैंगिकता में विवाह करने हैं, LGBTQ+ सिस्टम, उसमें विवाह करने हैं, और उसको भी आप वैधानिकता दे दें, लीगैलिटी दे दें। मिली नहीं मिली अलग बात है, समाज में चर्चा हो रही है, क्योंकि पूछा जा रहा है क्या किया हम गण नहीं है, हम रिपब्लिक का पार्ट नहीं है, हमारा गणों का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात की डिबेट चल रही है। एक समय में जो डिबेट से निकलेगा होगा। कोर्ट में केस चलाने का आधार तो है ना। वो लोग पूछ रहे हैं कि हम गण नहीं है बॉस, मेजॉरिटियां जैसा तय करेंगी वैसे ही चल लेंगे, ये बात है। कोर्ट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा वो अलग विषय है, पर बात तो हो रही है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करवाई, ये किसके तहत? गण। इस तरह से फर्क समझ आ रहा है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का, कि वन एंड द सेम थिंग लेके ही चलते रहोगे। जमीन आसमान का अंतर है बॉस, इस चीज को याद रखना। तो कई बार डेमोक्रेसियां, मोनार्की में भी डेमोक्रेसियां हो जाती हैं, जैसे ब्रिटेन में मोनार्किकल डेमोक्रेसी, लेकिन सर्वोच्च पद मोनार्की के लिए रिजर्व है, सबके लिए खुले नहीं है। वहां गण सीमित हो गए। उस दरवाजे पे जाके गण ऐसे खड़े हुए थे, कहते यहां हम सिर्फ जन, गण नहीं, यहां पर हम जन हैं, क्योंकि राज्य के ये पद इनके परिवार तक सीमित है, हमें नहीं मिले, यहां एंट्री बैन। लेकिन भारत में सर्वोच्च पद भी खुले हैं, तो हम गण की तरह कहीं भी घूम रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सब APJ अब्दुल कलाम, सब हमारे राष्ट्रपति। ओके, हर जन गण के रूप में देखो, कोई धर्म ने नहीं रोका उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए, कोई जाति ने नहीं रोका, कोई वंश ने नहीं रोका उन्हें, हेरिडिटरी सिस्टम ने नहीं रोका, किसी इतिहास ने नहीं रोका, अपने मेरिट के दम पे वहां पहुंच गई। ये गण नहीं है तो और क्या है? इसको अब मोटे लेवल पे इमेजिन करते रहना घर पे जाके, है ना। हमने तो बस आज आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाना था, एक फर्क मैं आपकी जड़ों में उतार देना चाहता था कि आप कैरेक्टरिस्टिक, थ्योरियां और इनमें रटे मत रह जाएं, इसको एकदम ऑर्गेनिकली पी जाओ। एकदम चलते फिरते मोटरसाइकिल पे इमेजिन करो कि डेमोक्रेसी है तो सिर्फ ये है, गणराज्य है तो ये है। ये तो रिपब्लिक का खेल है पूरा। ओके, एंजॉय द लाइफ, बाय।